होता है, आत्मा जन्म क्यों लेती है? ऐसा है तो ये प्राकृतिक व्यवस्था में ही क्यों नहीं रहती है? जन्म लेके इसमें कष्ट उठाना या जागृति के लिए आगे बढ़ना, हम्म स्वयं जागृत है जैसा देखते हम्म हैं। तो इसे थोड़ा तो इसमें ना भैया जो है एक जब हम शिविर करते हैं तो उसमें कई बार इस चीज को रख देते हैं, कभी कभी रह भी जाती है। धरती पर 4 अवस्थाएं हैं, चारों अवस्थाओं का होना और रहना, ये जो है ना, ये अध्ययन की वस्तु है, इसको ही समझना है। तो जैसे पदार्थ अवस्था है, तो पदार्थ अवस्था है, मतलब पदार्थ अवस्था के परमाणु हैं, पदार्थ अवस्था की इकाइयां हैं, वो हैं, वो प्राकृतिक विधि से है, और उनका रहना भी प्राकृतिक विधि से है अच्छा। ना। मतलब एक हाइड्रोजन का परमाणु एक ऑक्सीजन के परमाणु के साथ मिलकर क्या करता है, ये अपने आप प्राकृतिक विधि से है। इसमें कुछ हाइड्रोजन को सोचकर कुछ नहीं करना पड़ता, है ना। धरती है, सूरज है, धरती सूरज के आसपास चक्कर लगा रही है, ये प्राकृतिक विधि से ही है, अस्तित्व का नियम है। इसमें धरती कुछ सोच के ऐसा कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम सबको आसानी से समझ में आता है। जी, तो जी। पदार्थ अवस्था का होना और रहना, ये दोनों प्राकृतिक विधि से निश्चित है। प्राणावस्था का, पेड़ पौधों का भी होना और रहना प्राकृतिक विधि से निश्चित है। फिर जीवावस्था है, जो पशु पक्षी हैं, उनका भी होना और रहना प्राकृतिक विधि से निश्चित है। जी। मानव पे जब बात आती है, तो मानव का होना तो प्राकृतिक विधि से ही है। जैसे मानव का इस धरती पे प्रकटन हुआ, तो इसमें मानव ने कोई मेहनत की हो ऐसा नहीं है। जैसे इवोल्यूशन हो रहा था, तो उस इवोल्यूशन में मानव का भी प्रकटन हो गया, इसमें मानव ने कुछ नहीं किया। हम जी। सबका जन्म भी होता है, उसमें भी हमने जन्म होने के लिए हमने कुछ किया हो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो मानव का होना जो है वो प्राकृतिक विधि से निश्चित है, मानव का रहना मानव के हाथ में है। मानव रहेगा कैसे, ये जो है ये जागृति से निश्चित होता है, समझदारी से निश्चित होता है कि मानव रहेगा कैसे। जब तक मानव का जागृति या समझदारी की तरफ ध्यान नहीं जाता, तब तक मानव का रहना अनिश्चित है। और एक्चुअल में मानव को अनिश्चितता पसंद नहीं है, मानव को निश्चितता चाहिए। मैं कई बार तो संबंधों में भी इस चीज को बड़ी क्लियरली देख पाता हूं, अपने आसपास निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण से देखते हुए, कि हम किसी के साथ में अगर अपने सब लोग अपने अपने संबंधों को टटोल कर देखेंगे, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। किन्हीं के साथ में हमारे को जब मैं देख पाता हूँ कि मिलने का मन नहीं करता, तो काफी बार ना वो मिलने का मन नहीं करता के पीछे ना अपने मन में एक लिंक्ड चीज क्या आती है, यार वो पता नहीं आज मिलूंगा तो उसका मूड कैसा होगा, आज पता नहीं मिलूंगा तो वो क्या कह देगा, ना इसका तो पता ही नहीं चलता। तो क्या रहता है कि और जिनके बारे में पता रहता है, निश्चितता रहती है, यार इनके इनके साथ में मिलके हर बार अच्छा लगता है, हर बार इनका आचरण अच्छा ही रहता है, हर बार स्नेह पूर्वक मिलते हैं, वहां पर जो है हमारा मिलने का मन पड़ करता है। इस चीज को सब अपने में ना बार बार सुबह से शाम तक संबंधों में देखें। तो मानव निश्चितता चाहता है ना, परस्परता में निश्चितता चाहता है दूसरे मानव के साथ में भी। बाकी तीनों अवस्थाएं जो है, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, उसमें मानव ने पहचान लिया है कि किसी वस्तु का आचरण कैसा है। सिर्फ मानव का ही आचरण जो है वो अभी तक निश्चित नहीं हुआ है। तो यहाँ पर लिंक क्या कर रहे हैं अंशु भाई, कि जागृति से या समझदारी से ही मानव का आचरण निश्चित रहता है। अदरवाइज जो है वो मानव स्वार्थी होकर के काफी बार काम करता है, और स्वार्थी में फिर उस अनिश्चितता आ जाती है। आज पता नहीं उसके मन में क्या है, आज पता नहीं उसको क्या चाहिए, उसके केंद्र में वो खुद है ना, वो दूसरे लोगों को वो भूल जाता है। ये एक उसके व्यवहार में, बातचीत में, हर चीज में। तो ये जो है ना, ये एक दिक्कत वाली बात जो है वो मैं इसको इस तरह से देखता हूँ भैया, कि ये मानव में जो है ये निश्चितता जो है ना, ये चाहिए, ये रहना जो है ना मानव का, ये मानव के अपने हाथ में है ना। परमाणु जी। का रहना अपने हाथ में नहीं है, लेकिन मानव का रहना अपने हाथ में है, इसी पे ध्यान देना है। तो होना मानव का अस्तित्व की विधि से अपने आप निश्चित है, और वैसा हो भी रहा है मानव।
का प्रकटन इस धरती पे और मानव का जन्म जो है वो एक नियम के अंतर्गत हो रहा है। मानव का रहना मानव के अपने हाथ में, उस पे ध्यान देना है, ये मानव जाति का काम है। बहुत अच्छा भाई, वेरी गुड, थैंक यू सर। इससे एक बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी कि अगर रहना भी प्राकृतिक विधि से हो जाता मानव का, तो वो जड़ ही कहला जाता है। जड़ी कहलाता, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लेकिन जीवन तो पशुओं में भी होता है और मानव में भी होता है। लेकिन कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता जीवन उसमें नहीं आई, पशुओं में, मानव में आ गई। ये बात थोड़ी अलग हो गई। हाँ, तो इसका भैया अपने में ना शोध करके देखा जाए, ये बार बार देखकर ही पता चलता है कि पशु में और मानव में हमको काफी सारी चीजें, कई बार ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि सिमिलर है ना। पशुओं में भी इंद्रियां रहती हैं, उनके भी आंख कान होते हैं, वो हमारे भी होते हैं। पशुओं को भी अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, उनकी वो सुरक्षा चाहते हैं, हम भी जो है वो सुरक्षा चाहते हैं। 4 विषयों में पशु भी ध्यान देते हैं, हम मानव भी 4 विषयों पे ध्यान देते हैं। तो ये काफी सारी जो है ना वो पशुओं के साथ में सिमिलैरिटीज है। तो काफी लोगों ने या परंपरा में कई बार ऐसा हुआ कि मानव को पशु वाली श्रेणी में ही रखा गया। यहाँ पर जो है वो मध्यस्थ दर्शन में क्या कह रहे हैं कि मानव पशुओं से अलग है, मानव पशुओं से श्रेष्ठ है। और उस श्रेष्ठता का आधार क्या है? पोटेंशियल मानव में संपूर्ण को समझने का पोटेंशियल है, चाहना भी है और पोटेंशियल भी है पूरे पोटेंशियल मतलब भैया कल्पनाशीलता जो आई है वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो पशुओं में चाहना होगी, मतलब है या नहीं है ये प्रमाणित नहीं है, लेकिन कम से कम योग्यता नहीं है ये तो प्रमाणित है। इसको हमने बहुत सारे उदाहरणों से पहले सेशंस में देखा ही है। मानव ने जिस तरह से अपने रहने में विकास किया है, पशुओं में किसी भी पशु में उसके रहने में विकास होता हो ऐसा नहीं दिखता है। लाखों साल से, है ना, जिस तरह से पशु नदी पार करते हैं, जिस तरह से अपने घर बनाते हैं और जो कुछ उनका कार्यकलाप है वो लाखों साल से एक ही जैसा है। मानव का इवॉल्व हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। और वो इंप्रूव होने के पीछे क्या है? मानव संपूर्ण को समझना चाहता है। उस संपूर्ण को समझने की जर्नी में ही मानव का ये रहना जो है ये इसमें परिवर्तन, इतना क्या है। ठीक है, गुड। काफी साथी जुड़ गए हैं, सभी का स्वागत है। और जो है हम अब इसको मैं शेयर करता हूं, जो हमारी रीडिंग चल रही है। 1 सेकंड का समय कीजिए। और मैं अभी शेयर करते करते मेरा ध्यान गया, काफी पुराने साथी राजेश जी ज्वाइन किए हैं, स्वागत है राजेश जी। प्रोमिला जी ज्वाइन किए हैं, स्वागत है सबका। और बाकी सुनील भाई और प्रतिभा जी, बढ़िया, सभी का स्वागत है। विनोद दीदी, गुड। तो अभी हम क्या करते हैं, अब आज हमको पेज नंबर 52 के बॉटम से ये जो है ये शुरू करना है। ठीक है, तो एक जनरल सा जो है वो चल रहा है डिस्कशन अभी, और इसको हम कंटिन्यू करते हुए आप में से ही कोई इसको पढ़ें और फिर हम चर्चा भी कर लेंगे। कौन पढ़ेंगे? भैया पेज नंबर कौन सा है? ये 52 का बॉटम पैराग्राफ है। भैया मैं पढ़ूं? हाँ हाँ पढ़िए ललिता दीदी। नमस्ते भैया। इस आधार पर यह प्रस्ताव है समझदारी। नहीं, एक सेकंड, कहाँ से पढ़ रहे हैं? ये जहाँ मैंने हाईलाइट किया है ना, प्राण कोशाएं जब मिट्टी में मिल जाती। जी भैया जी। प्राण कोशाएं जब मिट्टी में मिल जाती हैं तो उर्वरक बन जाती हैं। आहार को आहार के लिए यह व्यवस्था प्राकृतिक सहज है। प्राकृतिक रूप में उर्वरक यही वस्तु है। प्राण कोशाएं बनती हैं और प्राण कोशाओं से रचित रचनाएं पुनः विराचित होकर मिट्टी में मिल जाती हैं। इन्हें उर्वरक कहते हैं। धरती में जितना भी उर्वरता की आवश्यकता है वह सब स्थापित होने के बाद ही मानव को इस धरती पर अवतरण होने का अवसर मिला। मानव जब से पैदा हुए जंगल पर टूट पड़ा। जंगल पर टूटते टूटते विज्ञान युग आ गया जो खनिज पर टूट पड़ा। खनिज और वनस्पति दोनों जब अपने अनुपात से अधिक शोषण होने के फलस्वरूप धरती में उर्वरकता का जो स्रोत था वह कम हो गया। सब में प्राणवायु थी, प्राणवायु भी। अब वैज्ञानिक जो खाद रासायनिक बनाकर सोचते हैं
हम पर संसार का कल्याण कर रहे हैं, इस बारे में हमारा सोचना है कि प्राकृतिक रूप में जो व्यवस्था है उर्वरक बनने की, उसी से इस धरती की उर्वरकता बच सकती है। धरती की सतह को जिस चीज की जरूरत नहीं है, नदियां उससे समुद्र में ले जाकर दे देती हैं। जो अब कैसा संतुलन बना, झाड़ वनस्पति ये सब धरती की सतह पर सघन रूप में रहने की स्थिति में ही ये सब चीजें संतुलित रहेंगी। अब हम क्या करते हैं, एक समस्या के लिए एक और समस्या पैदा करते हैं। इस तरह समस्या से समस्या ढकता नहीं है। किसी एक छोटी समस्या को कितनी भी बड़ी समस्या से ढका जाए, किंतु समस्या ढकती नहीं है। ये सब कोई शिकायत या निंदा करने की बात नहीं है। घटित घटनाओं के आंकलन के साथ पुनर्विचार करने का प्रस्ताव है और कोई कारण नहीं है, यथा स्थिति व आवश्यकता का वर्णन है। इस प्रस्ताव में कुल मिलाकर जीवन की 10 क्रियाओं को परंपरा में प्रमाणित करना है। 10 क्रियाओं के लिए समझदारी को चेतना विकास मूल्य शिक्षा पूर्वक प्रमाणित करना है। जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना है। जानना मानना का तृप्ति बिंदु जागृति व समाधान समृद्धि अभस्य अस्तित्व सहज प्रमाण ही है। यही मानव सहज प्रमाण है। इसलिए हर मानव अनुभव मूलक विधि से अपने को सार्थक बना सकते हैं। इसमें एक यह भी उपकार है कि इस प्रस्ताव में पुरोहितवाद का कोई स्थान नहीं है और ना ही शक्ति केंद्रित शासन का। मैं ही सबको तार दूंगा, इस बात से भी मुक्त है। हर व्यक्ति अपनी समझदारी से भ्रम मुक्त हो सकता है। हर व्यक्ति तर जाएगा तो संसार तर जाएगा। बात पर्याप्त नहीं हुआ, यह देख लिया गया है। इस प्रस्ताव में जो समझेगा वह तर जाएगा। अभी तक सारे सदग्रंथों में आश्वासन तो बहुत है, किंतु प्रमाण के रूप में धरती पर एक भी आदमी नहीं निकला। तो हम क्या करेंगे? परंपरा में जो चीज आती नहीं है उसका कोई स्थान नहीं है। एक आदमी पहले बहुत कुछ पाया था या खोया था, इसको हम कैसे सत्यापित करें? पर जो सुलझने का तरीका होगा वह परंपरा में आएगा ही। इसको इस तरह भी देखा जा सकता है कि अभी तक आदमी बहुत सारा गलती व अपराध किया, उसकी कोई परंपरा नहीं होती। परंपरा जब भी होती है समझदारी पूर्वक ही सफल होना सहज है। मानव मानवता पूर्वक जीने की कला ही परंपरा होती है। समझदारी की परंपरा अध्यवसायी विधि से हो सकती है। जीने की कला परिवार विधि से, समाज विधि से, व्यवस्था विधि से हो पाती है। इसी प्रकार मैं भी अपने जीने की कला को समझदारी के आधार पर ही पाया। समझदारी से जीने की कला आती है, वह निश्चित रूप से समाधान व व्यवस्था रूप में जीना है। बढ़िया ललिता दीदी, थैंक यू। ये हमने पढ़ लिए अभी 1.5 पेज के करीब, तो इसी पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे भी बढ़ेंगे। एक्चुअल में ये काफी कुछ जो है ये जनरल सा ही है। इसको एक बार हम लाइन बाय लाइन डिस्कस भी कर लें, कोई प्रश्न तो ले लेंगे, लेकिन ये मेरे को लग रहा है आसानी से हो जाएगा। तो प्राण कोशिकाएं जब मिट्टी में मिल जाती हैं तो उर्वरक बन जाती हैं। ये हम सब ने पढ़ा ही है, स्कूल में भी पढ़ा है ना। पेड़ पत्ते जो है वो गिरते हैं और इवन पशु शरीर मरते हैं, इवन मानव का भी शरीर मरेगा जिसमें, तो वो ऐसे मिट्टी में मिल जाता है और उससे वो लैंड फर्टाइल होती है। उर्वरक मतलब फर्टाइल, तो उर्वरक बन जाती है। आहार के लिए व्यवस्था प्रकृति सहज है। तो ये एक फूड साइकिल ही है बेसिकली, है ना। आहार के लिए ये व्यवस्था जो है ये प्रकृति सहज है। इट्स ए नेचुरल सिस्टम इन मतलब सिस्टम, इट्स ए सिस्टम इन नेचर, ऐसा ही होता है। प्राकृतिक रूप में उर्वरक यही वस्तु है। तो जो बाकी 3 अवस्थाएं हैं उनका जो अवशेष हैं वही पदार्थ में जाते हैं, यही उर्वरक है। बाकी 3 पदार्थ अवस्था तो पदार्थता ही, जिसको हम मिट्टी के रूप में पहचान सकते हैं। फिर पेड़ पौधे
पशु पक्षियों के शरीर और मानव का शरीर, यही जब वापस में मिट्टी में मिलते हैं यही उर्वरक है, ऐसा जो है वो कह रहे हैं। तो प्राण कोशाएं बनती हैं और प्राण कोशाएं से रचित रचनाएं, मतलब प्राण कोशाओं से मतलब सेलुलर स्ट्रक्चर्स जितने भी हैं, जिसमें हम प्लांट्स कह सकते हैं, एनिमल बॉडीज कह सकते हैं, ह्यूमन बॉडीज कह सकती हैं। तो ये प्राण कोशाओं से रचित रचनाएं पुनः विरचित होकर मिट्टी में मिल जाती हैं। तो आप तो इसी को उर्वरक कहते हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं बाबा जी। धरती में जितनी भी उर्वरकता की आवश्यकता थी, जितनी भी फर्टिलिटी चाहिए थी धरती पर, वह सब बन गई। स्थापित होने के बाद ही मानव को इस धरती पर अवतरण होने का अवसर मिला, तभी मानव का प्रकटन हुआ, तभी मानव जो है वो दिखा इस धरती पर। और फिर गलती क्या हुई, मानव जब से पैदा हुए जंगल पर टूट पड़ा। जंगल पर टूट पड़ा मतलब उसका एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। जंगल पर टूटते टूटते विज्ञान युग आ गया तो खनिज पर टूट पड़ा। अब जो जितना हम कोयला, क्रूड ऑयल है ना, ये सब चीजें देख रहे हैं, तो खनिज पर टूट पड़ा। तो खनिज और वनस्पति दोनों जब अपने अनुपात से अधिक शोषण होने के फलस्वरूप धरती में उर्वरकता का जो स्रोत था वह कम हो गया और सब में प्राणवायु भी कम हो गई। इसको सेंटेंस को कंप्लीट करना चाहें तो इस सबसे जो है इस डिस्प्रोपोर्शनेट यूज, अपने अनुपात से अधिक शोषण, मतलब जितना उसका प्रोपोर्शनेट यूज जो था, मतलब उसको करने की बजाय डिस्प्रोपोर्शनेट यूज कर रहे हैं। तो जो धरती में उर्वरकता को मेंटेन करने का भी एक साइकिल है, मतलब जितना हम उस उर्वरकता को यूज करते हैं उतना वो नेचुरली रिप्लेनिश भी होता रहता है। तो हम जितना उसको यूज कर लें वो रिप्लेनिश होने की स्पीड से ज्यादा होगा, तो उससे इम्बैलेंस हो जाता है। इतनी बात कह रहे हैं। अब वैज्ञानिक जो रासायनिक खाद बनाकर सोचते हैं हम संसार का कल्याण करते हैं, इस बात के बारे में हमारा सोचना है कि प्राकृतिक रूप में जो व्यवस्था है उर्वरक बनने की, उसी से इस धरती की उर्वरकता बच सकती है। तो एक तो नेचर में फर्टिलिटी का अपना एक सिस्टम है, है ही, जो पेड़ पौधों से अपने आप गिरती है। फिर मानव ने उन नियमों को पहचाना, तो मानव ने फिर देखिए, अगर हम हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में, तो जिसको हम ये गोबर वगैरह से खाद के रूप में यूज करना है, ये भी मानव ने सैकड़ों हजारों साल से पहचाना ही हुआ है। तो अस्तित्व के नियम को पहचान कर अस्तित्व के नियम को में विघ्न डाले बिना भी हम एग्जिस्टेंस में धरती पे अच्छे से रह सकते हैं। एक तो वो तरीका है, लेकिन और दूसरा तरीका जो गलती हो रही है कि नियम को पहचाना और फिर भी नियम के अगेंस्ट चलना, ये जो है ये नासमझी वाली बात है। तो बाबा जी ये कह रहे हैं यहाँ पर कि एक तो जो है वो नेचुरल रूप से फर्टिलिटी का एक सिस्टम था, उस नियम को पहचान कर उसी नेचुरल तरीके से जो किया जा सकता था उस तरीके से करने का भी एक प्रोविजन मानव के पास में है, विकल्प मानव के पास में है। और फिर एक दूसरा जो है वो जो मानव फॉलो कर रहा है, मानव जाति अभी फॉलो कर रही है कि रासायनिक खाद बनाकर सोचते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, तो ये ऐसा होने वाला नहीं है और हो भी नहीं रहा है। हम सबको वैज्ञानिक लोग ही ये इनपुट भी दे रहे हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर से बड़ा नुकसान भी हो रहा है, धरती का भी और फिर इससे वायुमंडल का भी नुकसान हो रहा है। जहां जहां पर ये केमिकल फर्टिलाइजर्स ज्यादा यूज हो रहे हैं वहां पर आदमी का स्वास्थ्य जो है वो खराब हो रहा है ना, असंतुलन बढ़ रहा है। ये पंजाब में जब से पिछले 40-50 साल से केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज हुए हैं, तो एक जो है वो एक कैंसर एक्सप्रेस करके जो है एक ट्रेन है जो पंजाब से बीकानेर राजस्थान की तरफ जाती है। बीकानेर में कैंसर का हॉस्पिटल है, तो क्योंकि यहाँ पर वो केमिकल फर्टिलाइजर से काफी लोगों का एक कैंसर का जो फैलाव है वो काफी बढ़ रहा है। तो इस तरह के काफी केसेस हमारे सुनने देखने में आते ही। तो बाबा जी सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ये केमिकल फर्टिलाइजर्स वैज्ञानिकों ने ही दिए हैं और वैज्ञानिकों ने ही ये बताया भी है कि इसके नुकसान भी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो मानव जाति अपने आप में उससे बचने का कोई तरीका अभी तक इवॉल्व नहीं कर पा रही है। जिन भी सिस्टम से हम रह रहे हैं वहां पर ये चीजें बढ़ ही रही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रविंदर भाई का कुछ हैंड रेज हुआ है, भैया बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ भैया, इसके केमिकल के इतने नुकसान हैं और फिर भी हमारे वैज्ञानिकों ने बना दिया, हम किसानों ने उसको यूज किया और आज इसके इतने नुकसान हो रहे हैं। जो ये कैंसर एक्सप्रेस आप बता रहे हो, कैंसर ट्रेन जो है, लेकिन
फिर भी इसको छोड़ क्यों नहीं रहे हमें? इतना भ्रमित है, मानव जाति भ्रमित है भैया, बस इतनी सी बात है। और बहुमत अभी इंद्रिय सुख में ही मानव जी रहा है, 4 विषयों में ही मानव जी रहा है, तो उसमें जो है वो संपूर्णता समझ में नहीं आती है। बस एक क्षणिक सुख की भागदौड़ में पूरी मानव जाति, जितनी पढ़ाई लिखाई भी बढ़ी, वो पढ़ने लिखने के बाद भी जो है वो पढ़े लिखे जितना ज्यादा पढ़ा वो उतना पैकेज के पीछे भागा, और पैकेज के पीछे भागकर भी पीछे का अगर मूल कारण समझे तो क्या ध्यान में आता है, या पैसा ज्यादा कमा लूंगा, सुविधाएं ज्यादा इकट्ठी हो जाएंगी, सुविधाओं से सुखी हो जाऊंगा। तो ये सारा भ्रमित कार्यक्रम चल रहा है। सुविधा, उसको एक बार पैसा मिलता है, इस केमिकल में पैसा वो चला जाता है हॉस्पिटल में, और फिर भी मतलब इसका बहुमत जो है, कुछ मतलब कुछ गांवों में 1-2 किसान करते हैं केमिकल खेती को छोड़ के जैविक में लगते हैं, तो उनके पीछे उनका उत्पादन कम निकलता है, सारे कहते हैं बोले ये तो घाटे का सौदा है, ये तो बर्बाद होएगा, इससे थोड़ी हो जाएगा, जो हमारे वैज्ञानिक है वो इतना उन्होंने बनाया है, वो कोई मूर्ख थोड़ी है, ऐसे ऐसे करके उसको भी वो डिमोरलाइज कर देते हैं, तो वो भी फिर छोड़ जाता है। ऐसा देखने में आ रहा है। इसीलिए भैया, इसीलिए विकल्प के रूप में ये मध्यस्थ दर्शन या जीवन विद्या जो आया है, कि इसको जैसे जैसे आदमी समझेगा, फिर उस आदमी को कोई दूसरा समझाने या इसकी जरूरत नहीं, ये आदमी अपने आप ही स्वयं स्फूर्त विधि से ही नेचुरली जो है ठीक से जीना शुरू करेगा। तो जितने आदमी ज्यादा होंगे जो ठीक से जीना चाहते हैं और ठीक से जीना शुरू करेंगे, उतना समाज की स्थिति भी ठीक होगी, ऐसा कह सकते हैं भैया। यही ये ऐसे ही ये काम होगा। ये ना जो अभी तक टिपिकली हुआ है, भय और प्रलोभन से नहीं होने वाला, ये आगे जितना भी हमने पढ़ा है उसमें आएगा भी, कि अभी तक मानव ने भय प्रलोभन आस्था से काफी कुछ करने की कोशिश की है, उससे हुआ नहीं है। आदमी समझ सकता है, समझने से ही आदमी का आचरण ठीक होगा। ये वाली बात बार बार। जी भैया, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अस्तित्व के नियम को ही बाबा जी थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर। धरती की सतह को जिस चीज की जरूरत नहीं है ना, जो भी मेनलैंड में नहीं चाहिए जिस वस्तु की, वो वाली वस्तुएं नदियां जो है समुद्र में ले जाकर दे देती है। तो अब ये सारा संतुलन बन गया है ना। झाड़ वनस्पति से, पेड़ पौधों से, ये सब धरती की सतह पर सघन रूप में रहने की स्थिति में ही ये सब चीज संतुलित रहेंगी। तो ये पेड़ पौधे वगैरह जो है, ये एक निश्चित मात्रा में धरती के सरफेस पर रहेंगे, जिसको बायोलॉजी में हम लोगों ने या जो ज्योग्राफी में काफी स्कूल में ही बच्चों को पढ़ा भी देते हैं, कि एक वन का या जंगल का भी जो है एक प्रोपोर्शन चाहिए होता है धरती की सरफेस पे। वो फॉरेस्ट एरिया कम होने से भी असंतुलन बढ़ता है। तो मतलब उसी चीज की तरफ जो है वो बाबा जी भी ध्यान दिला रहे हैं, कि एक वो उसकी एक निश्चित डेंसिटी है, उस डेंसिटी में फॉरेस्ट एरिया रहेगा तो चीजें संतुलित रहेंगी। और मानव जाति जिस तरह से अभी विकास कर रही है, हम बड़े क्लियरली देख पाते हैं। मतलब मैं ही देखता हूँ अपने बचपन से लेके अब तक, कि हमारे बचपन में जहां जहां पर खेती होती थी जिन जगहों में, या जो है वो जंगल था, वहां पर अब जो है वो कंक्रीट जंगल बनना शुरू हो गया है। वहां पर जो है वो शहरीकरण होना शुरू हो गया है। इमारतें और सड़कें और फैक्ट्रियां बननी शुरू हो गई हैं। खेती और जंगल वाला एरिया कम हो रहा है। इसको कम से कम मैंने ही अपने आप में ही देखा है, आप सबने भी देखा होगा। तो ये जो है बेसिकली क्या हो रहा है, एक क्लियरली दिखता है कि फॉरेस्ट एरिया या जो जो प्लांट्स को जो एरिया मिला हुआ है धरती की सरफेस पे, वो पिछले कुछ डिकेड्स में कम हो रहा है। और जिस दिशा में मानव जाति बढ़ रही है, उसमें ये और कम होगा ही। ऐसे ही मानव ने विकास को पहचाना है ना। सड़कें, हाईवे, मतलब हम छोटे थे तो दिल्ली में एक रिंग रोड होती थी, फिर हमारे देखते देखते एक आउटर रिंग रोड पड़ी, फिर उससे भी काम नहीं चला तो अभी दिल्ली के बाहर ही एक इन्होंने रिंग रोड बना दिया। इन सब में क्या हो रहा है, लैंड एक्वायर हो रही है, सड़कें बन रही हैं, टोल बूथ्स बन रहे हैं, उनके आसपास जो है वो और चीजें जो है वो उनको सपोर्ट करने के लिए बन रही हैं। और मतलब नोएडा वगैरह वाला एरिया और गुड़गांव और ये इधर सोनीपत वाली साइड पर जाएं, जितने ये अपार्टमेंट्स और बिल्डिंग्स और ये सब कुछ जो है, ये पिछले 30-40 साल में धीरे धीरे होते हुए हमको दिख रहा है। तो बड़ी क्लियरली दिखता है कि जो विकास का मॉडल मानव को समझ में आया है, वो वन को और खेती वाली जमीन को कम करके ही ये विकास का मॉडल जो है ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। इसके अलावा इसका कोई विकल्प ही नहीं है। बिल्डिंग, सड़कें, फैक्ट्रीज, यही बनना जो है, यही विकास का मॉडल।
इसमें हो क्या रहा है, अब हम क्या करते हैं, एक समस्या के लिए एक और समस्या पैदा करते हैं, है ना। तो ये समस्याएं ही एक समस्या को सॉल्व करने के लिए ऐसा लगता है कि वो समस्या रिजॉल्व हो रही है शायद, लेकिन फिर उससे बड़ी समस्या कोई बन जाती है। तो इस तरह समस्या से समस्या ढकता नहीं है ना, हम उसको कवर अप नहीं कर सकते। किसी एक छोटी समस्या को कितनी भी बड़ी समस्या से ढका जाए, समस्या ढकती नहीं है। वो अभी शायद हम उसको सप्रेस कर दें, कुछ साल के बाद में एक भयंकर रूप में सामने आएगी। ऐसा ऐसा हो ही रहा है, देख रहे हैं अपने आसपास। ये सारी समस्याओं को ढकते ढकते अब एक वो बड़ा सवाल है कि 100-50 साल के बाद में मानव ही इस धरती पर रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। ये वाले प्रश्न भी काफी सारे साइंटिस्ट ही सामने रख रहे हैं ना। आम आदमी तो कंफ्यूज्ड ही है, मतलब कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि भैया बड़ी खराब दिशा में जा रहे हैं, अभी कहाँ जा रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब मतलब जैसे कहते हैं कि इसी में अनिश्चितता बनी। तो फिर बाबा जी का एक ये वाला जो है ना, बड़ा अच्छा से मेरे को मैं शैली जो है ये पसंद आती है। ये सब ना कोई शिकायत या निंदा करने की बात नहीं है। ये ऐसा नहीं कि किसी को कह रहे हैं कि भैया तुम खराब हो, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम नासमझ हो। ये सब जो डिस्कशन है, इसका ये पर्पस नहीं है। पर्पस क्या है, घटित घटनाओं के आंकलन के साथ पुनर्विचार करने का प्रस्ताव है कि जो हो रहा है उसको हम कम से कम उसकी समीक्षा तो करेंगे ही, उसका आंकलन तो करेंगे ही, और फिर ये देखें जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है तो उसको वैसे ही चलाया जाए, और अगर ठीक नहीं हो रहा है, गलत दिशा में लेकर जा रहा है, तो फिर उस पर पुनर्विचार किया जाए। ये सब इसका पर्पस है। तो मतलब जो भी हम कर रहे हैं, इंडिविजुअली करते हैं तब भी ये करते ही है, और फिर जो कलेक्टिवली मानव जाति कर रही है वहां पर भी ये किसी की शिकायत या निंदा करने वाला या कोसने वाला जो भाव जो है इसमें ना रहे, ऐसा जो है वो अपने मन में हम भी सब अपनी स्पष्टता में देखो। हम सबका भी मन करता है, ये वाली बातें जो हम यहाँ करते हैं, फिर सप्ताह में जब भी हम किसी दूसरे लोगों के साथ में अपने साथियों से, मित्रों से, संबंधियों से मिलते हैं तो कुछ कुछ हमारा भी करने का मन करता है। मैं पर्सनली भी इस जर्नी से गुजरा ही हूँ। तो काफी बार ना शुरू शुरू में जब बात करते हैं तो सामने वाले की तरफ से आता है, यार तुम तो सबको कोसते ही रहते हो, ये सभी गलत हो रहा है क्या अपने आसपास, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ गलतियां ही निकाल रहे हैं। तो ये भी मैसेजिंग ना जाए पूरी चर्चाओं में कि हम गलतियां ही निकाल रहे हैं। ये मुझे लगता है काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। गलतियां नहीं निकाल रहे हैं, जो हो रहा है उसका आंकलन किया जाए, जो उसमें से सही है उसको पहचाना जाए और उसको रीइंफोर्स किया जाए, जो गलत हो रहा है उसको भी पहचाना जाए और फिर उसको कर्टेल कैसे करना है, कम कैसे करना है, इस तरफ भी ध्यान जाए। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी मानव जाति का उस तरफ ध्यान ही नहीं गया है, तो उसको भी मानव जाति की शिक्षा में, मानव जाति के जीने में, हमारे परिवारों में लाया जाए। ये इस सारे आंकलन का पर्पस है। तो ये मुझे लगता है कि ये एक काफी महत्वपूर्ण बात है। इससे हमारे घरों में हमको क्या करना है ये भी निकल कर आता है। तो मतलब हमारे साथ में मैंने पर्सनली अपने में देखा पिछले 7-8 साल में कि घर में होने वाली चर्चाओं में एक शिफ्ट आया ना। तो सुख और सुविधा ये दोनों अलग अलग चीज है, इस चीज की घर में चर्चा होनी शुरू हो गई, है ना। सुख क्या है, ये इसके बारे में एक डिटेल में चर्चा होनी शुरू हो गई। मानव केवल शरीर नहीं है, मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। ये आत्मा शब्द हमने बचपन से बहुत बार सुना था, ये आत्मा का स्वरूप क्या है, ये वाली सारी चीजें हम जब अपने बच्चों से बात कर पाते हैं और बच्चों तक पहुंच पाती है तो ये अपने में बड़ी तृप्ति मिलती है कि भाई हाँ, ये एक्चुअल में बच्चों के साथ भी एक एज पेरेंट्स भी हम शिक्षा जैसी बात ही कर रहे हैं। बच्चों को जीने के लिए तैयार करना ही बच्चों की शिक्षा है। तो अपने बच्चों को समझा पाते हैं, अपने मित्रों से बात कर पाते हैं, तो एक विश्वास बनता है कि ये वाली बात सबसे की जा सकती है, इस बात को क्लासरूम में भी लेकर जाया जा सकता है। तो जो जैसा चल रहा है उसमें से जो ठीक है उसको पहचाना जाए, उसे रीइंफोर्स किया जाए, जो ठीक नहीं है उसको छोड़ा जाए या कम किया जाए शुरू में, और कुछ चीजें ऐसी है जो अभी होनी चाहिए थी, अभी तक आई ही नहीं है हमारे जीने में, उसको जीने में, चर्चाओं में, शिक्षा में लाया जाए। ये सारा पुनर्विचार का पर्पस है। सिर्फ शिकायत या क्रिटिसिज्म या निंदा कर देने से काम नहीं होने वाला। ये जो है ये मुझे लगा कि काफी महत्वपूर्ण।
और कोई कारण नहीं है पुनर्विचार का, सिर्फ यही कारण है, यथास्थिति व आवश्यकता का वर्णन है। जो चल रहा है उसको यथास्थिति का, जहां पहुंचना है वो आवश्यकता का, है ना। तो आवश्यकता मतलब डेस्टिनेशन, प्रयोजन, उसकी तरफ भी ध्यान रहे, और जहां खड़े हैं उसका भी ध्यान रहे। तो जहां खड़े हैं वहां से जहां पहुंचना है वहां तक का रास्ता जो है मिलजुल कर मानव जाति निकाल लेगी। ये जो है बड़े अच्छे शब्दों से इन 2-3 लाइन में बाबा जी ने, मुझे ऐसा लगता है कि ये इस तरफ हमारा ध्यान। इस प्रस्ताव में कुल मिलाकर जीवन की 10 क्रियाओं को परंपरा में प्रमाणित करना है। तो इस प्रस्ताव में इन नटशेल क्या है कि जीवन की तरफ ध्यान चला जाए। गलतियां जो हो रही है वो जीवन में भ्रम के कारण हो रही है। मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। शरीर के बारे में मानव जाति ने काफी विकास कर लिया। जितना मेडिकल साइंस और दवाइयां और सर्जरीज, इन चीजों की तरफ जो प्रोग्रेस हुई है, जिसकी आवश्यकता भी थी, हमारे परिवारों में भी हमारे स्वास्थ्य को रिलेटेड हम लोगों को जरूरत पड़ती है, तो शरीर के बारे में काफी कुछ काम हो गया है, और जो और करना है वो भी मानव जाति कर ही लेगी। लेकिन मानव केवल शरीर नहीं है ना, जीवन भी है साथ में, और जीवन ही शरीर को चलाता है। जीवन में ध्यान नहीं जाता, समझा नहीं रहता, तो 4.5 क्रिया में जीता है, उसमें गलतियां होती हैं। 10 क्रियाओं को समझते हैं तो जो है समझदारी से जीते हैं। तो ये 10 क्रियाओं की तरफ, दिस इज इन नटशेल काम है। मतलब ये जो है, हम सब इस पे जितना हमारा ध्यान जाए बार बार सोचें। 10 क्रियाओं के लिए समझदारी को चेतना विकास मूल्य शिक्षा पूर्वक प्रमाणित करना है। तो ये जो जीवन में ही चेतना की पॉसिबिलिटी है ना, तो ये चेतना में ही विकास लाना है। एक तो डेवलपमेंट हमको मटेरियल वर्ल्ड में करनी है, वो मटेरियल वर्ल्ड में जो डेवलपमेंट है उससे हमको सुविधा मिलती है। ये जो चैतन्य विकास, चेतना का जो विकास है, ये सुख की तरफ लेकर जाता है। तो इसी को वैल्यू एजुकेशन कह रहे हैं। तो ये बाबा जी ने शब्द दिया, चेतना विकास मूल्य शिक्षा। मूल्य शिक्षा मतलब वैल्यू एजुकेशन। किस लिए वैल्यू एजुकेशन? फॉर कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट। चेतना विकास के लिए मूल्य शिक्षा, ये है करने वाला काम। एक तो जड़ की तरफ विकास करना था, उस तरफ मानव जाति का ध्यान है ही। ये चेतना विकास करना था, ये जो है ये पूरी तरह से छूट गया। हमारे पास में शब्द मिले हमें परंपरा से, लेकिन उन शब्दों से कोई चेतना विकास कर पाए हो मानव जाति में, ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिखता। ये बाबा जी यहाँ पर कह रहे हैं। जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना है, ये करने वाला काम है। जानना मानना का तृप्ति बिंदु, जागृति, वो समाधान, समृद्धि, अभय, सहज, अस्तित्व, सहज प्रमाण ही है। शब्द बार बार पहले भी आ चुके हैं। यही अनुभव सहज प्रमाण है। इसलिए हर मानव अनुभव मूलक विधि से अपने को सार्थक बना सकते हैं, है ना। ये हर मानव के लिए इस चीज की संभावना है। इसमें एक यह भी उपकार है कि इस प्रस्ताव में पुरोहितवाद का कोई स्थान नहीं है, और ना ही शक्ति केंद्रित शासन का। तो यहाँ पर शब्द बदल गए हैं। बाबा जी ने इस जीवन विद्या के परिचय में भी काफी बार 2 शब्द यूज किए हैं, धर्म गद्दी और राजगद्दी। और एक्चुअल में जब हम मध्यस्थ दर्शन का डिटेल्ड वांग्मय पढ़ेंगे आगे चल के, तो उसमें भी ये धर्म गद्दी और राजगद्दी जो है, ये 2 शब्द जो है वो यूज किए हैं। तो धर्म गद्दी को यहाँ पर एक तरह से पुरोहितवाद शब्द से इंडिकेट कर दिया। ठीक है, तो धर्म गद्दी की कोई आवश्यकता नहीं है, एक तरह से, है ना। पुरोहितवाद का कोई स्थान नहीं है, और ना ही शक्ति केंद्रित शासन का। शक्ति केंद्रित शासन को राजगद्दी का। तो भ्रमित मानव जो है, अब इसको लिंक करते हैं। अभी तक हमने जो परिचय शिविर की भाषा थी उसमें, अब भ्रमित मानव जो है वो भय, प्रलोभन और आस्था से चालित होता है ना, वो उससे चलता है। और और इसको पर नियंत्रण कहा। पर नियंत्रण ही भय, प्रलोभन, आस्था है। कि अगर तुम खुद स्वनियंत्रित नहीं हो, गलती करते हो, तो फिर दूसरा कोई तुम्हें नियंत्रित करेगा। वो नियंत्रित कैसे करेगा? या तो भय से नियंत्रित करेगा, या प्रलोभन से, या फियर, या ग्रीड। ये राजगद्दी का काम है। जितना भी प्रशासन है वो या तो आपको लालच देता है, और या आपको डराता है। गलत करोगे तो जेल में डाल देंगे, गलत करोगे तो जुर्माना कर देंगे, गलत करोगे तो फांसी पे चढ़ा देंगे। ये सब है ना। नौकरियों में भी गलत करोगे तो नौकरी से निकाल देंगे। तो ये सब क्या हो गया? ये भय वाला पार्ट हो गया।
ना। और प्रलोभन क्या होता है, ठीक तरह से करोगे तो प्रमोशन मिल जाएगा, है ना, इंक्रीमेंट मिल जाएगा। ये सारा जो है ये शक्ति केंद्रित शासन वाला है। और फिर आस्था वाला पार्ट आता है कि ठीक करो तो ईश्वर तो पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, है ना, और गलत करोगे तो पाप लगेगा, ईश्वर दंड देंगे। तो दंड वाला ही जी की तरफ ध्यान जो है शक्ति केंद्रित शासन में सरकारें जो है वो दंड देंगी या प्रलोभन के रूप में कुछ देंगे। और ये जो धर्म गद्दी है इसमें इसमें जो है वो ईश्वर ये सब करेंगे, या तो ईश्वर सजा देंगे और या फिर ईश्वर जो है वो स्वर्ग देंगे। और जो कुछ भी कहते हैं भैया ये कर्मों का फल है, ये ईश्वर देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं भैया कि इस चीज का कोई प्रमाण नहीं है अभी तक। तो इस प्रस्ताव में इस सब से ये सब अपनी जगह पर जो कर रहे हैं ये करते रहे, आदमी का अपनी तरफ ध्यान जाता है और वो ठीक से आचरण शुरू करता है। तो फिर उसको उसको जो है ना वो कोई नहीं भी देख रहा, कोई नहीं भी दंड दे रहा, फिर भी आदमी ठीक से ही जीकर अपने में तृप्ति पाता है, इस तरफ ध्यान जाता है। तो इसमें साथ में क्या होता है, मैं ही सबको तार दूंगा, इस बात से भी मुक्त है ना। मैं ही सबको, मतलब परंपरा में इस तरह की भी बातें हुई है कि ईश्वर ही सबको तारेंगे, है ना। मैं तो काफी बारी घर में हम लोग आरती वगैरह और ये सब चीजें करते हैं, तो उनमें भी काफी कुछ जो है वो इस तरह के शब्द आते ही हैं कि भैया या मैं मूर्ख, मैं कामी, मैं पापी, मैं तेरे द्वार पड़ा, तुम मेरा बेड़ा पार लगाओ। तो काफी बार जो है हमारी परंपरा में हम अपने में देख पाए तो मानव ने अपनी सारी जिम्मेदारी ईश्वर को छोड़ दिया कि भैया मेरे को तो कुछ नहीं आता, जो कुछ करना है मेरा भी आपने ही करना है, आप ही ने बेड़ा बेड़ा पार करना है। या कोई महापुरुष आएगा वो मेरा बेड़ा पार करेगा, वो मुझे पार लगाएगा, वो मुझे तारेगा। तो यहाँ पर बाबा जी कह रहे हैं कि भैया ये आदमी का शिक्षा विधि से, ये मूल्य शिक्षा से ही, चेतना विकास मूल्य शिक्षा से ही बेड़ा पार होगा। किसी और ने हमारा बेड़ा पार करना है ऐसा काम नहीं है, कोई और हमें तारेगा। ये अध्यात्मवाद में काफी डिटेल में बाबा जी ने एक पुस्तक है अनुभवात्मक अध्यात्मवाद, जिनका इस तरफ किसी रुचि हो वो उसको उठाकर भी पढ़ सकते हैं बीच बीच में से। वो मतलब इससे मतलब अगर आपका इंटरेस्ट है तो वो पढ़ने से कुछ कुछ उसमें से अपने आप भी समझ में आएगा। तो अध्यात्मवाद में बाबा जी ने काफी डिटेल में तर्क पूर्वक अध्यात्म को जो है ना वो एड्रेस किया और ये सारी बातें जो है वो उस तरफ ध्यान दिलाया है। तो हर व्यक्ति अपनी समझदारी से भ्रम मुक्त हो सकता है, अपनी समझदारी से ही भ्रम मुक्त होगा। कोई दूसरा जो है वो मेरे सर पे आशीर्वाद दे देगा और मैं भ्रम मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होने वाला। जो भी हमने आज के सेशन में अंशु भाई ने सवाल पूछा था कि वो पर्पस के रूप में जो है वो मानव का क्या है, तो होने के रूप में मानव प्राकृतिक व्यवस्था में प्रकटन हो चुका है। मानव का रहना जो है वो अपनी मेहनत से ही होगा, है ना। अपनी मेहनत से ही मानव भ्रम मुक्त होगा। कोई आकर के हमको भ्रम मुक्त कर देगा ऐसा नहीं है। और साथ में ये भी कहा कि कोई एक व्यक्ति तर जाएगा तो संसार तर जाएगा, ये वाली बात भी पर्याप्त नहीं हुई। मतलब एक व्यक्ति तर जाएगा मतलब परंपरा में हर धर्म में ऐसा बताया ही गया है कि कुछ कुछ महापुरुष हैं और फिर ऐसा क्या है कि इन महापुरुषों ने ही आकर के जो है वो उद्धार किया मानव जाति का। लेकिन फिर हम जहां आज खड़े हैं दिखता ही है कि मानव जाति का उद्धार तो हुआ नहीं है अभी तक भी। मानव जाति तो खत्म होने की स्थिति पे आ गई है। मतलब 150 साल में मानव रहेगा कि नहीं रहेगा इस पे भी प्रश्न है। धरती का सारा संतुलन जो है वो अगर गड़बड़ा गया है तो वो मानव जाति ने ही किया है। तो एक महापुरुष के आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये वाली बात भी पूरी नहीं पड़ी है। एक एक के रूप में तो कई महापुरुष आए हैं और हमने उनकी पूजा भी की है, उनको हमने श्रेष्ठ के रूप में स्वीकारा भी है। लेकिन संसार तर गया हो ऐसा तो हुआ नहीं है, इसको बिल्कुल क्लियरली जो हम देख ही सकते हैं। तो ये वाली बात भी पर्याप्त नहीं हुई है, ये हम सब ने देख लिया है ना। हजारों साल पहले से अभी हम भी हर साल जो है वो ये जितने भी गांधी जयंती और बुद्ध जयंती और गुरु पूरब और कृष्ण जन्माष्टमी और ये क्रिसमस, ये सब जो है ये किन्हीं ना किन्हीं महापुरुषों की याद में ही हमने ये जो है वो फेस्टिवल्स बनाए हैं। और ये हजारों साल पहले ये महापुरुष हुए थे, सैकड़ों हजारों साल पहले सबने स्वीकारा है कि ये महापुरुष है। उस सब के बावजूद भी संसार तर गया हो ऐसा नहीं हुआ है। इसको बिल्कुल स्पष्ट बाबा जी सिर्फ हमारे सामने बात रख रहे हैं, निष्कर्ष हम सब ने खुद निकालने हैं। हो सकता है किसको लगता है कि संसार तर गया है तो भी ठीक है,
तो अभी तक तो ऐसा कुछ प्रमाण नहीं है। अभी तक सारे सदग्रंथों में आश्वासन तो बहुत है, किंतु प्रमाण के रूप में धरती पर एक भी आदमी नहीं निकला है। मतलब आदमी नहीं निकला, आदमी के रूप में कुछ निकला होगा, लेकिन कम से कम परंपरा के रूप में नहीं निकला। तो हम क्या करेंगे, परंपरा में जो चीज आती नहीं है उसका कोई स्थान नहीं है। एक आदमी पहले कुछ बहुत कुछ पाया था या खोया था, इसको हम कैसे सत्यापित करें ना, पर जो सुलझने का तरीका होगा वो तो परंपरा में आएगा ही। तो समझदार आदमी आया, वो समझदारी की परंपरा बन जाए, समझदार लोगों की संख्या बढ़े, समझदार लोगों का मल्टीप्लिकेशन हो ना। अगर हमें लगे कि हजारों साल पहले महापुरुष हुए थे जिनकी हम आज जयंतियां मनाते हैं, तो आज की डेट में उस तरह के हजारों लोग हमको दिख रहे होते, उनको इम्यूलेट करते हुए, उनको उनके अनुसार जीते हुए, और हम इनको भी वैसा ही देख पाते जैसे कि जिस महापुरुष की श्रेणी में हमने ओरिजिनल महापुरुष को रखा था। तो हम कहते हैं कि भैया हाँ, ये जो है ये जो है ये परंपरा में आ गया है। तो ये परंपरा में नहीं आया है। इसको बाबा जी ने बार बार एम्फेसाइज किया है पूरे मध्यस्थ दर्शन ना। श्रेष्ठता को नकार नहीं रहे हैं, जो इंडिविजुअल लेवल पे श्रेष्ठताएं इतिहास में हुई हैं वो पहचानते हुए सिर्फ इतना कह रहे हैं कि भैया उनका मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ, यही हमारी पीड़ा है। मानव ने जड़ संसार को समझा, तो एक मानव ने जड़ संसार को समझा, तो उसके बाद में वो हजारों मानवों को समझा पाया, ये मल्टीप्लिकेशन है। ठीक, तो इसी तरह से चैतन्य संसार और अध्यात्म में भी किसी किसी ने कुछ कुछ समझा है, उसको भी वो हजारों लोग समझ पाए और वो समझ पाते और फिर वो भी आगे हजारों को लाखों को समझा पाते। ये मल्टीप्लिकेशन जो है ये होने वाली बात थी, ये नहीं हुई है, ये परंपरा में आने की जरूरत है। इसको मध्यस्थ दर्शन में आदरणीय नागराज जी ने बार बार रखा है कि इस तरीके से, जिस तरह से हम तर्क पूर्वक जड़ संसार की बात करते हैं, पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं, खेती की बात करते हैं ना, उस तरह से ही तर्क पूर्वक हम अध्यात्म की भी बात कर पाए। मानव जो है वो मानव केवल शरीर नहीं है, शरीर के अलावा क्या है जो दिखता नहीं है, दिखता नहीं है इसलिए समझ में नहीं आता है, इसलिए हम उसको क्लासरूम में नहीं ला पाए। क्या इसको हम तर्क पूर्वक समझ सकते हैं? बाबा जी कह रहे हैं बिल्कुल समझ सकते हैं। और हमने अपनी में ये देखा कि पिछले 7-8 साल हमने जो मेहनत की, तो हमारे को अभी और भी समझ रहे हैं, लेकिन काफी कुछ समझ में आया भी है। तो ये जो समझ में आता है अध्यात्म वाला पार्ट, जो 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 इंद्रिय गोचर नहीं है, जो आंखों से नहीं दिखता है, वो वाला पार्ट भी एक इसी संसार का एक पार्ट है। इंद्रिय गोचर संसार के अलग जो है, जिसको ज्ञान गोचर संसार कहा, उसको लॉजिकली समझा जा सकता है। ये हमारे पास में चीज इस तरफ ध्यान चला जाए, ये बाबा जी ने एम्फेसाइज किया है बार बार इसको। तो ये ज्ञान गोचर संसार को भी समझना है, ये आवश्यकता रूप में पहचाना जाए, ये समझ में कैसा आता है उसके लिए मध्यस्थ दर्शन के रूप में बात रखी है। समझ करके परंपरा में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये मानव ही डिसाइड करे। तो इसको इस तरह भी देखा जा सकता है कि अभी तक आदमी बहुत सारा गलती व अपराध किया, उसकी कोई परंपरा नहीं होती। परंपरा जब भी होती है समझदारी पूर्वक ही होती है ना। तो उसको जो है मानव जाति हमेशा के लिए स्वीकार ले, और अदरवाइज जो है उसमें चेंजेस वगैरह करती रहती है, उसमें प्रोटेस्ट होते रहते हैं, ये चीज ठीक नहीं है, इसको काफी सारे मानव खड़े होकर कहते ही हैं। बेशक कभी किसी ने उसको ठीक कह दिया हो, काफी बार सैकड़ों हजारों साल के बाद में भी मानव जाति का ध्यान जाता है कि भैया ये वाली चीज ठीक नहीं कही गई। तो जो ठीक नहीं कही गई थी उसको मानव स्वीकार नहीं करना चाहता है। ये जितना हमारे मेरा कई बार ध्यान जाता है, तो एक्चुअल में मेरा ध्यान जैसे जैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये इन चर्चाओं में हम आपस में भी ये शेयरिंग भी करते रहें। एक ना हमने भारत में रहते हुए भारतीय परंपरा में भी कुछ कुरीतियां थी, है ना, कुछ ऐसे जैसे सती प्रथा और भी मतलब अनटचेबिलिटी और इस तरह की चीजें जो थी, क्योंकि हजारों साल से चली आ रही थी। और किसी समय में आकर कुछ महापुरुषों ने अभी 100-200 साल पहले में ही इन चीजों की तरफ ध्यान दिलाकर जो है ऐसा ऐसा किया कि भैया ये इसको छोड़ने की जरूरत है। बेशक हजारों साल से चली आ रही है, लेकिन ये ठीक नहीं है।
है ना। तो एक बार मानव जाति को समझ में आता है तो 150 साल में वो चीजें छूट भी जाती है, ये ऐसा हमने देखा। मैं एक बार देख रहा था, मेरा ध्यान गया, तो एक बार क्या देख रहा था, देखता ही रहता हूँ, तो ये सिर्फ क्या भारत में ही ऐसा हुआ या हर जगह पे ऐसा हुआ? तो मेरा एक बार मैंने क्रिश्चियनिटी को थोड़ा सा देखा, तो वहां पर मेरा ध्यान गया कि वहां पर जो ट्रेडिशनली जो है ना वो कैथोलिक बोलते हैं, क्रिश्चियनिटी में जो मेन स्ट्रीम धर्म था जो शुरू से, फिर बाइबल में कई चीजें ऐसी लिखी गई हैं जो तकरीबन 500-700 साल पहले काफी लोगों का ऐसा ध्यान शुरू गया उसमें जाना कि भैया ये वाली चीजें ठीक नहीं है। तो उन्होंने बाइबल में जो लिखा हुआ था उसको उसको भी एक तरह से कहना शुरू किया कि ये ठीक नहीं है, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। तो सडनली जो है ना क्रिश्चियनिटी में से एक दूसरा वाला एक वर्ग निकल कर आया जिनको प्रोटेस्टेंट बोलते हैं। तो प्रोटेस्टेंट कौन है? ये जो रिनेसा वाला युग है, जो पिछले 500-700 साल में यूरोप में जो कुछ भी हुआ, जिसको एक तरह से ना ये सारी चीजों को समझ के लेवल से देखना शुरू किया। अब मतलब धार्मिक किताब में लिखा हुआ कि धरती केंद्र में और सूरज आसपास चक्कर लगाता है। अब जब लिखा गया था तब ऐसा मानते थे, लेकिन अब 500 साल पहले अगर मानव जाति का ध्यान गया कि भैया ये ऐसा नहीं है, सच्चाई इससे उल्टी है, तो लोगों ने कहना शुरू किया भैया अब ये लिखा हुआ हमको स्वीकार नहीं है। तो हर समय जितना एक विजडम वाला पार्ट है उतना मानव जाति के सामने रहता है, उसको उसको ऐसा मान लेना कि भैया ये जो है ना इट इज नॉन नेगोशिएबल, ये कट्टरपंथी की तरफ लेकर जाता है ना। इसी को हार्ड लाइनर अप्रोच कह रहे हैं। भैया किसी ने हजारों साल पहले कुछ लिख दिया था, कुछ बोल दिया था, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। ये वाला पार्ट जो है ये कट्टरपने की तरफ लेकर जाता है। मेरे को ये लगता है जो बाबा जी भी कह रहे हैं कि जो कुछ भी है उसका अब समय के साथ साथ मानव की समझदारी बढ़ भी रही है, तो उसको हम कलेक्टिवली वाइजली इवेल्युएट कर सकते हैं। और जो उसमें से हमको लगता है कि भैया ये अभी जो है वो रेलिवेंट नहीं है, उसको छोड़ा जाए। कुछ रेलिवेंट था, वो अभी तक हमारी पहचान में ही ठीक तरह से नहीं आया है, तो उस रेलिवेंट को जो आवश्यक है उसको पहचाना जाए और उसको हम अपनी चर्चाओं में, अपनी शिक्षा में, अपनी सामाजिक जीने में, पारिवारिक जिंदगी में उन सबको लाया जाए। इसको परंपरा कह रहे हैं। तो गलत की परंपरा हो सकता है कि सैकड़ों साल तक भी चलती रहे, लेकिन फिर उसकी प्रोटेस्ट आते हैं। ये हमने पूरे मानव जाति के इतिहास में हर ज्योग्राफी में देखा ही है। यूरोप में भी देखा है, भारत में भी देखा है, और जहां जहां पर भी आप स्टडी करेंगे ऐसा पाएंगे ही कि विकास ऐसा ही हुआ है। तो मानव मानवीयता पूर्वक जीने की कला ही परंपरा होती है। जहां जहां पर आने वाली पीढ़ियों का ये ध्यान जाएगा कि भैया पहले से चला आ रहा था लेकिन ये अमानवीयता थी, वहां पर आने वाली पीढ़ियां उसको छोड़ने के लिए प्रवृत्त होंगी। ठीक है, तो अब हमारा क्या रोल है उसको उसको बैलेंस्ड वे में देखना, या मतलब जैसे कुछ एक जो है कि भाई नहीं, जैसा रूढ़िवादी चला आ रहा है उसी को ही मानते रहना, ये सारी चीजों की तरफ हमारा ध्यान चला जाए। ये बाबा जी ऐसा कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगा। समझदारी की परंपरा अध्ययन विधि से हो सकती है, इसको शिक्षा में लाया जा सकता है। जीने की कला परिवार विधि से, समाज विधि से, व्यवस्था विधि से हो पाती है। इसी प्रकार मैं भी अपने जीने की कला को समझदारी के आधार पर ही पाया हूँ। समझदारी से जो जीने की कला आती है वह निश्चित रूप से समाधान में व्यवस्था। तो इतना हमने, मुझे लगा कि 1.5 पेज पढ़ा था, उस पर हमने चर्चा भी कर ली। आप में से किसी का कुछ प्रश्न हो या कुछ और ध्यान गया हो तो वी कैन स्पेंड सम मोर टाइम ऑन दैट, और उसके बाद में फिर समय होगा तो आगे भी बढ़े। बताइए। भैया इसी के अंदर जो आपने ये लाइन आई ना, बहुत अच्छा है कि ये सब कोई शिकायत या निंदा करने की बात नहीं है। लेकिन अभी लगता है कि हम घरों में निंदा ही कर रहे हैं, ऐसा लगता है, मेरे को फील हुआ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो अपने व्यवहार में और अपने आसपास क्या हो रहा है, इसी को बाबा जी ने निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण कहा है ना। निरीक्षण मतलब मैं क्या कर रहा हूं, अपनी तरफ ध्यान जाए। परीक्षण मतलब मेरे आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, मेरे परिवार के दूसरे लोग, मेरे मित्र, ऑफिस में जिनसे मिलता हूं। और फिर सर्वेक्षण मतलब ओवरऑल मानव जाति क्या कर रही है या बड़े लेवल पर क्या हो रहा है, उस तरफ ध्यान जाए। तो ध्यान जाने से जो गलतियां और सही और जो कुछ है उस तरफ ध्यान। हाँ जी, नलिनी जी ने भी हैंड रेस किया, दीदी बताएं।
जी नमस्ते भैया जी, सभी को नमस्ते। ये अभी परंपरा की बात जो हो रही है, तो इसको अपन कैसे पहचान सकते हैं कि जो भी काम हम डेली लाइफ में कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में है? क्या अपन ऐसा कह सकते हैं कि जिसकी परंपरा बन रही है, कंटिन्यूटी है, वो प्रकृति सहज मतलब प्रोसेस है? जैसे खाना बनाने का काम हो रहा है तो सालों से हो रहा है, हजारों सालों से, और अभी भी बन ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। तो जो है ना, जैसे कि हम मेडिकल साइंस की बात करें, है ना, तो ये भी हजारों साल से चल रही है। खेती बाड़ी जो है ये भी हजारों साल से चल रही है, और मानव जाति ने पहचान लिया कि भैया मेडिकल साइंस की जरूरत तो है, जी, जी, खेती की जरूरत तो है। ठीक है, अब इसमें कई चीजें बदल रही हैं, खेती करने के तरीके बदल रहे हैं, जैसे नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं। अभी जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स पिछले 50 साल में इंट्रोड्यूस हुए, तो ऐसा लगा शुरू में कि मे बी हम खेती कर रहे हैं और खेती में मानव जाति नियम पहचान रही है, तो मे बी इट्स इन द राइट डायरेक्शन। कुछ साल तक ट्राई किया, वो ट्राई करने के बाद में फिर पता चलता है कि भैया ये ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ठीक हो रहा है तो उसकी परंपरा बनती जाएगी, और ठीक नहीं हो रहा है तो अगली पीढ़ी जो है पिछली पीढ़ी के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं या उनके जो प्रपोजल्स हैं उनको रिजेक्ट कर देगी। जी। तो ये इधर मध्य दर्शन में बड़ा अच्छा सूत्र है, मानव प्रयोग विधि से आगे बढ़ता है, तो एक्सपेरिमेंट्स करता ही है मानव। एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा ऐसा नहीं होगा, एक्सपेरिमेंट्स करके एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट को भी विद एन ओपन माइंड देखेगा, और एक्सपेरिमेंट ठीक डायरेक्शन में जा रहा है तो अगली पीढ़ी भी उसको एक्सेप्ट करेगी, और ठीक डायरेक्शन में नहीं जा रहा है तो कहीं ना कहीं पर जाकर कोई ना कोई पीढ़ी ऐसी आएगी जो उसको छोड़ देगी। बस इतनी सी बात। मतलब भैया जी अभी जो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत जल्दी चेंजेस जो आ रही हैं, तो क्या अपन उसको ऐसे देख सकते हैं कि ये प्रकृति सहज नहीं है, या इसमें कुछ ना कुछ असंतुलन हो रहा है? बहुत सारी चीजें भी बहुत जल्दी तेजी से जो चेंजेस आ रही हैं। जैसे कि एग्जांपल लेके बताएं, कोई एग्जांपल लेके बताएं। हाँ, जैसे अभी किचन की ही मैं बात कर रही हूँ, तो हम लोग जैसे माइक्रो ओवन तरफ जा रहे हैं, फिर कुछ दिन यूज करते हैं, छोड़ देते हैं, या तो इसमें से कौन सा प्रोसेस सही है? कई बार साइंटिफिकली भी जो रिसर्च होता है उसमें बोलते हैं कि नहीं ये सही है, तो कोई बोल रहे हैं कि इंडक्शन सही है, तो मतलब हाँ मैं समझ गया। तो दीदी इस पे जो है ना, सिर्फ देखा ये जाएगा कि कुछ चीज होती है जो लैब में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो वो ठीक लगती है, ऐसा लगता है कि ये हो भी सकती है ना। तो लैब में एक्सपेरिमेंट, जैसे किसी ने कुकिंग गैस किसी समय बनाई होगी, आपने कुकिंग गैस का एग्जांपल दिया तो उसी को ले लेते हैं। तो किसी समय बनाया होगा तो लगा होगा ये तो कर सकते हैं, फिर जब उसको लार्ज स्केल पर करने जाते हैं तो तब वहां पर गणित जो है ना वो पिक्चर में आता है। यही गणित का रोल है, मैथमेटिक्स का रोल जो है ना वो यही है कि पूरी पूरी अर्थ जो है, पूरी धरती जो है वो भी मैथमेटिकली लिमिटेड है, और किसी भी रिसोर्स को जब सभी लोग यूज करते हैं शुरू करते हैं तो भी मैथमेटिक्स से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वो रिसोर्स की कितनी जरूरत पड़ेगी। तो रिसोर्स अवेलेबल कितना है और जरूरत कितनी पड़ेगी, क्या धरती उसको सपोर्ट कर सकती है या नहीं कर सकती, ये जो है वो मैथमेटिकली कंक्लूड किया जा सकता है। तो कुकिंग गैस का एक पॉजिटिव वाला पार्ट जो है वो ये है कि उसमें पॉल्यूशन नहीं होता। जो ट्रेडिशनली अंगीठी या तंदूर वगैरह लगाते थे उसमें पॉल्यूशन होता था, जो और उसमें देरी लगती थी, है ना। अंगीठी सेटअप करने में हम लोगों ने अपने घर में बचपन में देखा था, अंगीठी सेटअप करने में 15 मिनट आधा घंटा लग जाता था। अभी कुकिंग गैस तो लाइटर लगाया और विद इन 1 सेकंड जो है वो रेडी हो जाती है। तो ऐसा लगा करने वालों को इसका एक फायदा है, लेकिन जब लार्ज स्केल पे करना शुरू किया तो ऐसा लग रहा है कि भैया अब ये कुकिंग गैस परंपरा के रूप में हमेशा रहेगी, ऐसा तो है नहीं। कुकिंग गैस इज अवेलेबल ओनली इन ए लिमिटेड क्वांटिटी इन दिस अर्थ। तो उसको अगर हमने ज्यादा यूज कर लिया तो ये खत्म हो जाएगी। जैसे कोयला भी बताते हैं कि 200-300 साल में जिस स्पीड से हम यूज कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। तो ये फिर जो है वो मैथमेटिक्स जो है यहाँ पर पिक्चर में जी, वहाँ कुछ एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी। एनालिसिस करेगा, आगे आने वाली पीढ़ी करेगी ही उसके बारे में। बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद भैया जी। भैया आई थिंक एक छोटी सी बात बोलनी थी कि एक मतलब जो जैसे अभी
जो किचन में गैस की बात हो रही थी, वो मुझे लगता है कि वो फिजिकल एक्शंस हैं, बल्कि मैं बोलूंगा कि जो अभी तक की सोच रही है उसका उसका रिस्पॉन्स है। मतलब किसी सोच को लेकर ही मैंने एलपीजी का इजाद किया या एक चूल्हे का इजाद किया। बहुत बढ़िया है ना। तो और दूसरा परंपरा को डिफाइन करने में फिजिकल रिस्पॉन्सेस को बीच में लाना समहाउ मुझे लगता है कि वो अधूरा है, क्योंकि वो उसके पीछे भाव क्या है, बात वो है। जैसे गाड़ी बनाई गई तो उसमें सुविधा को का भाव लेके चला गया, और उसी को फिर गाड़ियों को फिर इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि उसमें फिर सुख भी ढूंढने की कोशिश की गई। है ना। तो उसकी डेफिनेशन में भी इनफैक्ट ज्ञान परंपरा जैसे शब्द यूज किए हैं, मानव व्यवस्था, न्याय, समाधान, इस तरह के शब्द यूज किए गए हैं। तो बेसिकली जो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं उसको उसको परंपरा को डिफाइन करते हुए उसको यूज करना मुझे शायद ठीक नहीं लगता है या अधूरा लगता है। बात उसके भाव की बढ़िया, होनी ठीक बहुत है। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी बात रखी भैया, बड़े अच्छे से निकल कर आया। तो अभी तक जो हमने वो परंपरा को, नलिनी जी अभी जो देव भाई ने ध्यान दिलाया, एंड आई एंटायरली एग्री विद हिम, आई एम ग्रेटफुल कि आपने इस तरफ लगा। अभी तक ना पूरी मानव जाति का इमेजिनेशन, कल्पनाशीलता जो है ना, ये सुविधाओं वाली साइड पर ही लगा है। मतलब ये जितना भी हम मेडिकल साइंस का भी हमने उदाहरण दिया, वो भी शरीर के लिए ही है। तो अभी यहाँ पर और एक जो है ना, परंपरा में हमने ऐसा भी देखा ही है हम सब ने कि आत्मा परमात्मा की भी बात होती है। ये बात तो परंपरा में है, और किन्हीं या किन्हीं रिचुअल्स के रूप में भी परंपरा में है। लेकिन ये आत्मा परमात्मा की समझ वाली चीज जो है ना, इसका कोई ट्रेडिशन नहीं बना है। जी, ये समझ वाली बात यहाँ पर है ना। तो हम सब में से कितने लोगों को बचपन से आत्मा परमात्मा सुनते हुए भी आत्मा परमात्मा समझ में आया हो। जब इस तरफ ध्यान जाता है, तो अभी सिर्फ ये हुआ कि परंपरा के रूप में आत्मा परमात्मा शब्द हमारे पास में उपलब्ध है। तो जिन भी लोगों ने ये शब्द दिए, उनको हो सकता है समझ में आया होगा, समझ में आया ही होगा, ऐसा कहना ठीक भी होगा, क्योंकि तभी वो इतनी क्लियरली शब्द दे पाए। लेकिन वो किस रियलिटी की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, ये हमारे तक नहीं पहुंचा, यहाँ हमारा ध्यान नहीं कर पाया। तो अब बाबा जी बार बार जो चेतना विकास मूल्य शिक्षा की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मानव को अपनी कल्पनाशीलता जो है, ये चैतन्य पक्ष की तरफ लानी है। अभी चैतन्य पक्ष जो है, ये इग्नोर हुआ है, ये छूटा हुआ है पूरे मानव जाति के जीने में, हमारी फैमिलीज में, हमारी एजुकेशन में, हमारे वर्क प्लेसेस में। दिस इज द मेन क्रक्स एक्चुअली, कि ये कल्पनाशीलता में ये एक आवश्यक चीज थी, चेतना वाला पार्ट, कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट, ये आ जाए, ये लाना है परंपरा में। और फिर ये समझ जैसे जैसे बढ़ेगी, ये समझदार लोगों की संख्या बढ़ेगी, उससे मानव जाति जो है उसको जागृति की परंपरा कह रहे हैं। देव भाई, क्या इन शब्दों में ठीक है ये बात? कुछ और भी ऐड कीजिए, आपने अच्छे से रखा था बात, आई लाइक इट। नहीं भैया, सही बात है। अब जैसे आपके आपका जो वीडियो उसमें ऊपर फैन दिखाई दे रहा है मुझे, अब उसमें अब पहले फैन अलग तरह का था, अब अलग तरह का आता है, आगे और डिजाइन आएंगे, हो सकता है आगे आगे फैन ही खत्म हो जाए, कुछ और अलग तरह का कूलिंग डिवाइस आ भी रहे हैं, कूलर, एसी वगैरह। तो अब हम बोले कि फैन की परंपरा, वो तो पॉसिबल नहीं है, है ना। लेकिन वो फैन के पीछे जो सोच गई है ना, उसकी वो परंपरा जरूर पॉसिबल है। मतलब मेरे को एक लिमिटेड हद तक एक सुविधा चाहिए, है ना, उसमें मैं नेचर का ख्याल कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, है ना, उस परंपरा की बात होनी सही लगती है मुझे। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और हैंड रेज, हाँ नलिनी जी बताएं। हाँ, धन्यवाद भैया जी, मैं धन्यवाद करी थी। हाँ जी, बहुत बढ़िया बन गया। एक और हैंड रेज हुआ था, वो नाम मैं नहीं पढ़ पाया। हिंदी सर, हिंदी हैंड रेज हुआ था। हिंदी, हाँ जी, जेब कतरी वाला उदाहरण, हाँ जी बताइए। प्लीज कुछ अच्छी मेमोरी रखिए। नहीं, वो बहुत ही बढ़िया एग्जांपल था, अब तो सब बड़ा याद करते हैं उसको। बताएं दीदी, मैं आपका नाम भूल गया। सर पूनम पाठक। हाँ जी पूनम दीदी, बताएं। पूनम पाठक। हाँ जी ठीक है। सर मुझ में थोड़ा सा परिवर्तन आया जब से मैंने शिविर अटेंड किया आपके थ्रू। तो
अब मैं मतलब एक्सप्रेसिव हूँ शुरू से ही। अच्छा बुरा दोनों एक्सप्रेस करने में आपकी आवाज कट गई दीदी। पूनम दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। आपके यहाँ शायद सिग्नल ठीक नहीं है, दोबारा कोशिश कीजिए बोलने की। ठीक है, जब तक पूनम दीदी का कनेक्शन नहीं बनता, कोई और किसी का कुछ हो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े फिर देव भाई। ठीक है, जी भैया। पूनम दीदी ज्वाइन करेंगी तो फिर इसमें अगले जो पढ़ रहे हैं उसके बाद में उनकी बात ले लेंगे। जी। आगे कौन पढ़ेंगे? भैया मैं पढ़ देता हूँ। आप पढ़िए राजीव भाई। न्याय प्रमाणित हुए बिना आदमी सामाजिक होता नहीं और न्याय विहीन आदमी समुदाय बनाकर कभी भी वाद विवाद विहीन हो नहीं सकता। ऐसे समुदाय में द्रोह विद्रोह संघर्ष और युद्ध होता ही है, शोषण होता ही है और वाद विवाद द्रोह विद्रोह संघर्ष शोषण होते हुए आदमी सामाजिक बन गया, ऐसे कैसे मान लिया जाए। यदि समुदाय के संघर्ष को ठीक माना जाए तो बाद में हर व्यक्ति युद्ध करे मरे मारे, ऐसा भी हो सकता है। इसके लिए छूट होना चाहिए, उसको क्यों बांध रखते हैं। तो इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इसको हम ठीक से हृदयंगम करते हैं तब देखते हैं कि हम अभी तक जो किए उसमें हम पार नहीं पा सके, तो हम सोचने के लिए तैयार हो गए। यह मानव का स्वभाव सहज है कि मानव सोचता ही है। हर व्यक्ति सोच सकता है, शोध कर सकता है। अपने शोध से स्वयं तृप्त होना भी आवश्यक है। दूसरों की तृप्ति का स्रोत बनना भी आवश्यकता है। यहाँ से शुरू करने के लिए क्या किया जाए? तो पहला मुद्दा समझदारी सहज शिक्षा संस्कार विधि से सर्वसुलभ हो जाए। समझदारी के साथ जीने की कला को अपनाया जाए। जीने की कला में धरती, जल व वायु के साथ कैसे जिया जाए, वनस्पति के साथ कैसे जिया जाए, पशु संसार के साथ कैसे जिया जाए और मानव के साथ कैसे जिया जाए। इनमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ा जा सकता। सबके साथ जीना ही है। हर व्यक्ति अनुभव कर सकता है, मूल्यांकन कर सकता है। यह दावा हर मानव करता ही है। हर मानव में दावा करने की यह प्रवृत्ति सहज है, थोपा हुआ किसी को स्वीकार नहीं है। हर व्यक्ति में यह मूल रूप में है, उत्साह है, स्वयं स्फूर्त है। हर मानव की यह आवश्यकता है। इतना सहज स्रोत रहते हुए भी हम कैसे अपेक्षा कर लिए कि हम दूसरों को तारूंगा। यह एक आश्चर्यजनक घटना है और इसमें हम सब भी आस्था करते रहे हैं। यह भी सोचना है कि आश्वासन के ऊपर आस्था करना है या प्रमाणों के आधार पर विश्वास करना है। मुझे आरंभिक काल से जैसे ही प्रवृत्ति हुई, प्रमाणों के आधार पर विश्वास करने के लिए हमारा विचार हुआ। हमारा स्वाभाविक रूप में उत्साह बढ़ा। प्रमाणों को खोजने के आधार में ही ये सब पुनः विचार करने की प्रवृत्ति बनी। उसके परिणाम स्वरूप जो कुछ हुआ उसे मानव सम्मुख रखने के लिए हम प्रवृत्त हैं। जैसे 700 करोड़ आदमी के सम्मुख रास्ता बंद हो चुका है, उसी भांति मेरे साथ भी रहा होगा। इसको आप अंदाज कर सकते हैं। राजीव भाई रुक जाते हैं यहाँ पे। थैंक यू। ठीक है, बाय द वे अगर पूनम दीदी ज्वाइन कर ली हो तो अपनी बात जो रख रहे थे, पूनम दीदी आप हैं अभी? हाँ जी सर, मैं हूँ यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, वो उस टाइम पे आप बात कर रहे थे तो आ नहीं पा रही थी, तो अभी सर रखी। वो नेट का इशू मुझे लग रहा है मेरी हाँ, तरफ से था, पता कोई नहीं बात किस नहीं, तरफ से था। बताएं अब बताएं क्या कह रहे थे। सर वही चेता भी बड़ा है आपको।
वो कहना था, मतलब वादों की संख्या कम हो गई है मेरे साथ चीज से। अभी भी समझ नहीं आई, दोबारा से बोलिए। देव भाई आप तक पहुंची बात? मुझे तो कट कट के आ रही थी। कट के आ रही है, लेकिन शायद ये कहना चाहते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है और बातचीत करना चालू किया है उन्होंने, ऐसा कुछ। ठीक है, ठीक है, बढ़िया पूनम दीदी, अपना बने रहे और लगे रहे। मुन्ना भाई एक मूवी आई थी का, हाँ जी, जीवन विद्या शिविर ज्वाइन की तब से चेतना का विकास इतना, मतलब मुझे लग रहा है मेरे अंदर बढ़ा है। तो थोड़ा सा मेरे साथ विवादों की संख्या देना। बिल्कुल, ये हम सबके साथ में हुआ है दीदी, मतलब मैं भी अपने में देख पाता हूँ। तो अब ना वो काफी बार पहले तो ये होता, देखिए अभी ना हम लोगों के साथ में है क्या, ये मेरे को एक बड़ा अच्छा तरीका लगता है अपना मूल्यांकन करने का। आप में से काफी साथियों को मैं पर्सनली जानता नहीं हूँ, इसलिए फिर भी जो है मुझे ऐसा लगता है कि जिनको पर्सनली नहीं जानते ना, उनके साथ शेयरिंग करने से कई बार बात ज्यादा अच्छे से पहुंच पाती है। अभी तक ना मैं जब अपने को देखता हूँ, तो आज से 7-8 साल पहले तक, जब तक मैंने जीवन विद्या का शिविर नहीं किया था, और जीवन विद्या का शिविर करने के बाद भी ओवरनाइट चेंज हो गया हो ऐसा मेरे साथ में नहीं हुआ, वो किसी के साथ में हो भी सकता है। पहले ना दूसरों को सुधार दूं, दूसरे ठीक हो जाएं किसी तरीके से, इसकी तरफ ध्यान लगा रहता था। सारी की सारी मेहनत जो था ना, वो इसमें जाती थी कि ये दूसरों को समझ में क्यों नहीं आती है। हाँ जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जीवन विद्या शिविर करने के बाद में, और जैसे जैसे इसमें और मन लगाया, इसमें लगे हम लोग, अपनी ऊर्जा लगाई, अपनी मानसिक ऊर्जा लगाई, इस पे शोध करना शुरू किया, समझा, तो ये अपने में धीरे से सेट हुआ कि भैया खुद का भी समझना शेष है। तो काफी बार मैंने ऐसा पाया कि मैं अननेसेसरी आर्गुमेंट्स में उलझ जाता था अपने संबंधों में, या जिनसे बातचीत हो रही है, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं होती थी, है ना। लेकिन कहीं पे कुछ बात हो रही है और मैं बोलूं ना, ये भी मुझे स्वीकार नहीं था, और बात हो रही है बिल्कुल फालतू की, और उलझ जाता हूं तो मैं भी फालतू की बातों में ही उलझ जाता हूं। तो धीरे से ना मुझे बात क्या करनी है, किन चर्चाओं में मुझे पार्टिसिपेट करना है, ये भी अपने में बड़े अच्छे से इसका आंकलन होता है। तो जो अननेसेसरी चीजें हैं, वो मतलब वो उसमें उलझने की, उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। जो नेसेसरी चीजें हैं, उसमें आदमी फिर अपने आप को लगाता है, उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो जब समझने की तरफ ध्यान जाता है, तो ये काफी अच्छे से शिफ्ट आता है। तो आपने जो कहा कि वो आर्ग्यूमेंट्स वगैरह और ये चीजें कम हो रही है, ये एक नेचुरल सी चीज है। मैंने भी अपनी जर्नी में इसको पाया, मतलब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, और भी काफी साथियों के साथ में अपने अपना स्थिति का आंकलन कर सकते हैं। रामपाल भाई क्या कह रहे हैं? आपका भी ऑडियो ठीक नहीं आ रहा, आज सिग्नल में कुछ प्रॉब्लम है शायद। तो ठीक है, जब तक लिंक ठीक नहीं है, मेरी आवाज तो ठीक आ रही है ना देव भाई? हाँ, ठीक है। तो हमने जो भी पढ़ा था उसकी हम चर्चा कर लेते हैं, फिर बाद में और कोई बातचीत होगी वो भी कर ही लेंगे। तो न्याय प्रमाणित हुए बिना आदमी सामाजिक होता नहीं। तो मेरा जीना न्यायपूर्वक है, यही सामाजिकता की तरफ लेकर जाता है। तो न्याय, न्याय मतलब संबंधों में न्याय, जिन लोगों के साथ में मैं जी रहा हूं, अपने संबंधियों के साथ में, जिनकी संख्या एक सीमित है। और फिर सामाजिकता क्या है? अखंड समाज की कल्पना के साथ में जब मैं अपने कार्य व्यवहार करता हूं, उसको सामाजिकता कह रहे हैं। ठीक? तो न्याय प्रमाणित होता है, उसके बाद ही सामाजिकता वाला पार्ट जो है वो आ पाता है। ये बिल्कुल क्लियर सी बात है ना। कुछ लोगों के साथ में ठीक से जी पाऊंगा, उसके बाद ही सबके साथ में ठीक से जी पाऊंगा, ये वाली पॉसिबिलिटी बनती है।
अदरवाइज जिनके साथ में जी रहा हूँ उनके साथ में तो ठीक से जी नहीं पा रहा। काफी सारा मैं देखता हूँ अपने आसपास, कई ऐसे भी बड़े एग्जाम्पल्स दिखते हैं कि भैया घर में तो ठीक से हो नहीं रहा, समाज सेवा के लिए निकलते हैं, घर में तो मेरी कोई सुनता नहीं है, चलो समाज सेवा ही करते हैं। तो अभी क्या हो गया कि ये जिन लोगों के साथ में जी रहा हूँ वो मेरे को नकार रहे हैं, वो मेरे को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो भैया क्या समाज में कोई स्वीकार करेगा? ये भी अपने आप में गहरा प्रश्न उठता है। तो जिन लोगों के साथ में 24 घंटे रहता हूँ वहां पर क्या नहीं हो पा रहा, ये भी एक बड़ा गहरा प्रश्न जो है वो उठता है। तो न्याय प्रमाणित जो है वो संबंधों में होगा, परिवार में होगा। न्याय विहीन आदमी समुदाय बनाकर कभी भी वाद विवाद विहीन नहीं हो सकता है ना। तो न्यायपूर्वक जीना नहीं आता तो आप एक बड़े वर्ग के साथ भी लेकर के चलो तो वहां पर भी आर्गुमेंट्स होते ही रहेंगे। अगर घर में आर्गुमेंट्स जो है वो कैसे मतलब हैंडल करने हैं या समझदारी की बात कैसे करनी है, ये अगर क्लियर नहीं होता तो बाहर जाके समुदाय में जाकर के हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। ऐसी बात यहाँ पर रख रहे हैं, हम सब इसके ऊपर अपना मनन चिंतन कर ही सकते हैं। ऐसे समुदाय में द्रोह विद्रोह संघर्ष युद्ध होता ही रहता है, नेचुरल है, शोषण भी होता रहता है, न्यायपूर्वक नहीं जिएंगे तो ये सब होगा ही। और वाद विवाद द्रोह विद्रोह संघर्ष शोषण होते हुए आदमी को कहें कि भैया अब ये अखंड समाज है, तो ऐसी भी बात नहीं लगती है ठीक से, कहते हो ये कैसे मान लें। यदि समुदायों के संघर्ष को ठीक माना जाए तो बाद में हर व्यक्ति युद्ध करे मरे मारे, ऐसा भी हो सकता है ना। अब संघर्ष ही ठीक हो गया तो करो सब संघर्ष, संघर्ष तो ठीक है, तो फिर मरने मारने की बात होती रहेगी। इसके लिए छूट होना भी आवश्यक है, फिर हम उस पर रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगाते हैं ना। तो ये बड़े सारे सवाल दे रहे हैं बाबा जी, ये सब हमारे लिए शोध के मुद्दे हैं, है ना। हम सब इनके ऊपर धीरे धीरे करके जैसे जैसे ध्यान जाए, तो स्ट्रगल ही ठीक है तो बढ़िया है भैया। अगर मेरे को भी अपने घर में स्ट्रगल करनी पड़ती है तो मैं फिर खुश ही रहूं, लेकिन फिर अपने घर में स्ट्रगल करनी पड़ती है, अपने ऑफिस में स्ट्रगल करनी पड़ती है, अपने स्कूल में स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो फिर हमें अच्छा भी नहीं लगता। तो स्ट्रगल अच्छी लगती है या नहीं लगती है, ये हर मुद्दे पे बाबा जी कह रहे हैं कि सोचने की आवश्यकता है। तो इस मुद्दे पर भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इसको हम ठीक से हृदयंगम करते हैं, मतलब इसके बारे में मनन करते हैं, इसको इंटरनलाइज कर लेते हैं, मतलब ये हमारे में अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तब देखते हैं कि हम अभी तक जो किए उसमें हम पार नहीं पा सके, कि अभी तक जो किया भैया उससे बेड़ा पार नहीं हुआ है, ये बात कह रहे हैं। जब इसको अपने अंदर आंकलन करते हैं तो फिर हम सोचने के लिए तैयार हो गए। यह मानव का स्वभाव सहज है कि मानव सोचता ही है। हर व्यक्ति सोच सकता है, शोध कर सकता है, स्पष्ट सी बात है। अपनी शोध से स्वयं तृप्त होना भी आवश्यक है। मैंने कुछ सोचा, उससे मुझे कुछ क्लियर हुआ, ये एक तृप्ति का कारण बनता है। और मेरी क्लैरिटी से दूसरों की स्पष्टता बनती है, उनकी तृप्ति का भी मैं स्रोत बनता हूं, ये भी एक आवश्यकता के रूप में दिखता ही है। इससे भी अपनी तृप्ति है ही। तो यहां से शुरू करने के लिए क्या किया जाए? पहला मुद्दा, समझदारी सहज शिक्षा संस्कार विधि से सर्व सुलभ हो जाए, ये है। शिक्षा संस्कार विधि जिनसे ही ये सारा काम होगा। समझदारी के साथ जीने की कला को अपनाया जाए। जीने की कला में धरती जल व वायु के साथ कैसे जिया जाए, वनस्पति के साथ कैसे जिया जाए, पशु संसार के साथ कैसे जिया जाए, ये अभी जो देव भाई ने थोड़ी देर पहले ध्यान आकर्षण किया था, ये सब जो है ये जड़ संसार की मोटी मोटी बात हो रही है। इसकी तरफ मानव की कल्पनाशीलता लगी हुई है। मानव के साथ कैसे जिया जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। यहाँ जो है ये हमारी कल्पनाशीलता में आ जाए। शिविर में इसी चीज की तरफ बार बार ध्यान दिलाया जाता है कि हमारे घरों में ज्यादा समस्याएं सुविधाओं की कमी के कारण है या संबंध की कमी के कारण है, समझ की कमी के कारण है ना। तो जिस चीज की कमी है वही हमारे एजेंडा में हो, वही हमारे कार्यक्रम में आए, वो आ रही है कि नहीं आ रही है ना। तो बड़ी आसानी से ध्यान में आता है कि भैया ये सुविधाएं की कमी के कारण घर में बहुत चैलेंजेस हो, ऐसा नहीं दिखता है, लेकिन काम सुविधाओं के लिए ही हो रहा है सुबह से शाम तक। समस्या संबंधों में थी और संबंधों में क्या किया जाए इसके ऊपर कुछ काम हो भी नहीं रहा है। तो ये शिविर से लेकर के शुरू के कुछ टाइम जो है ये ध्यानाकर्षण ये बना रहे, हम इस ध्यानाकर्षण में स्थिर हो जाएं कि हाँ समस्या ठीक से पहचानी गई है और यहाँ पर हल भी है, फिर हम हल को समझने के लिए लगते हैं। ये जो है ये जर्नी है। इनमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ा जा सकता, सबके साथ जीना है। सुविधाएं भी चाहिए और संबंध भी चाहिए, समझ भी चाहिए।
है ना, खाना पीना भी चाहिए, घर भी चाहिए, खेती भी चाहिए, ये नहीं चाहिए ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये भी चाहिए, लेकिन ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है। ये बात शिविर में बार बार रखी जाती है, यहाँ बाबा जी भी पहले शिविर में यही बात रख रहे हैं। हर व्यक्ति अनुभव कर सकता है, मूल्यांकन कर सकता है, यह दावा हर मानव करता ही। हर मानव में दावा करने की यह प्रवृत्ति सहज है, थोपा हुआ किसी को स्वीकार नहीं है। ये स्वयं स्फूर्त है, ये मूल रूप में है, यही उत्साह है। मैं तो काफी बार अब जैसे निरीक्षण परीक्षण की तरफ ध्यान जाता है, तो मानव मानव परस्परता में व्यवहार कैसा हो रहा है, बातचीत कैसी हो रही है, इस तरफ ध्यान जाता है। तो मेरा तो काफी बार बड़ा अम्यूज्ड वे में बैठकर देखता हूँ दो लोगों का व्यवहार में। एक आदमी दूसरे को कह देता है कि अगर तुम्हें समझ में नहीं आती, तुम तो कुछ समझते ही नहीं हो। भाई साहब, बवाल खड़ा हो जाता है वहां पर, है ना। काफी बार मैंने देखा है कि संबंध में काफी कड़वाहट आती है, एक व्यक्ति डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरे को ये कह भर दे कि भैया तुम समझे हुए नहीं। तो मैं समझा हुआ हूं, ऐसा हर व्यक्ति की एक अपने अंदर एक नेचुरल एक प्रवृत्ति है, यही हर मानव दावा का हर व्यक्ति अनुभव कर सकता है। और भ्रमित अवस्था में गलती से ऐसा हो जाता है कि मानव अपने आप को समझदार मानना शुरू कर देता है। तो जब उसको दूसरा व्यक्ति ये कहता है कि तुम नहीं समझे हो, तो आदमी हिल जाता है। उसी हिलने में फिर काफी उठक पटक दिखती है। इसका आप लोग भी, मुझे ऐसा लगता है कि ध्यान जाता होगा। मेरा जैसे जैसे ध्यान जाना शुरू हुआ, मुझे ये काफी इंटरेस्टिंग लगा और मुझे लगा कि एक सीरियस मुद्दा है कि, और फिर ये लगता है कि अब ये किया क्या जाए। फिर ये एक चैलेंज है कि आदमी ने गलती से अपने आप को समझदार मान लिया, लेकिन अभी वो समझदार हुआ नहीं है। तो वो अपने आप को समझदार मानकर जीता रहे, तो फिर वो बहुत कुछ करना चाहता है। और हम परिवारों में, संबंधों में जीते हुए देख पाते हैं कि भैया इसको आता नहीं है, ये अपने उत्साह में कुछ करने जाता है तो ये गलतियां करेगा ना। उसकी गलती से फिर इसको या परिवार के दूसरे सदस्यों को नुकसान होगा, फिर हमें उसे रोकना पड़ता है। हम रोकने चाहते हैं तो फिर वो उसको बुरा लगता है कि भैया मैं तो समझाऊंगा, मुझे रोक क्यों रहे हो। ऐसा सुबह से शाम तक काफी बार हम संबंधों में देख सकते हैं। तो बाबा जी पहचान कर यहाँ पर बड़े अच्छे से रख रहे हैं कि हर व्यक्ति समझ सकता है, हर व्यक्ति समझने का दावा भी करता है। ये प्रवृत्ति है मानव में इस दावा करने की, है ना। ये थोपने की भी कोई बात नहीं है, ये हर व्यक्ति में मूल रूप में है, स्वयं स्फूर्त है, ये नेचुरल है, ये हर मानव की आवश्यकता भी है। तो डिजाइन क्या हो, परंपरा में क्या हो जाए, हर व्यक्ति समझना चाहता है, बस वो समझदार हो ही जाए तो सारी झंझटबाजी खत्म हो जाए। ये समझदार कब होना है? जो शुरू के 20 साल हर बच्चा एजुकेशन में बिता रहा है, उसमें जो है ना समझदारी एक लक्ष्य के रूप में स्थापित हो जाए। ये हम बच्चे तक पूरा समझदार ना भी बना पाए, लेकिन समझदारी हमारा इंटीग्रल प्रोग्राम है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ है। सुविधाएं इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, कंप्लीट पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है। सुविधाओं की भी जरूरत है और समझ भी चाहिए। ये दोनों कार्यक्रम की तरफ बेटा जिंदगी भर ध्यान रखना, ये हमें बच्चे में पहले 20 साल तक ध्यान दिलाना है। अपने आसपास घटनाएं हो ही रही होती हैं, उन घटनाओं से ही बच्चे को एग्जाम्पल दिया जा सकता है, दिखाए जा सकते हैं। तो लाइफ अपने आप में एक लेबोरेटरी है। हमारे पास में थ्योरेटिकल पार्ट हो, प्रैक्टिकल पार्ट तो चल ही रहा है, बच्चे की एजुकेशन कंप्लीट हो। इतना सहज स्रोत रहते हुए भी हम कैसे अपेक्षा कर लिए कि मैं दूसरों को तारूंगा। यह एक आश्चर्य घटना है और इसमें हम सब भी आस्था करते रहे हैं कि मैं तारूंगा या कोई और तारेगा। हर व्यक्ति अपने आप ही तरना चाहेगा तो तरेगा, है ना। जिससे उसको लगता है कि मैं तर जाऊंगा, मेरा बेड़ा पार लग जाएगा, आदमी उसी तरफ ऊर्जा लगाता है। तो मेरा पैसे से बेड़ा पार लगेगा तो आदमी ने पैसे के लिए ऊर्जा लगा दी, है ना। मेरा सुविधाओं से बेड़ा पार लगेगा तो आदमी ने सुविधाओं से पे ऊर्जा लगा दी। तो ये पहचान लिया जाए कि कि ये तरने तारने का काम कैसे होता है। तो अब यह सोचना है कि आश्वासन के ऊपर आस्था करना है। तो अभी तक आश्वासन है कि भैया कोई महापुरुष है, उनका आशीर्वाद बना रहेगा तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कोई ईश्वर है, उनकी कृपा दृष्टि बनी रहेगी तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अब महापुरुष भी थे ही, उनका आशीर्वाद बना ही होगा, ऐसा हम कल्पना ला ही सकते हैं, ऐसी आस्था रूप में रह ही सकते हैं। और ईश्वर भी है ही, हमेशा से रहे हैं। तो इस आश्वासन से तो बेड़ा पार अब तक हो जाना चाहिए था।
लेकिन बेड़ा पार हुआ भी नहीं है ना। प्रश्न तो गंभीर होते जा रहे हैं। बेड़ा पार क्या हो रहा है? बेड़ा तो डूबने की स्थिति में आ गई है। मानव जाति धरती पर रहेगी या नहीं रहेगी, धरती रहेगी या नहीं रहेगी, अब तो ये प्रश्न आ गए हैं। तो ये आश्वासन के ऊपर आस्था करना है या प्रमाणों के आधार पर विश्वास करना है, ये बाबा जी प्रश्न उठा करके हमारे सामने रख रहे हैं। फिर अपनी जर्नी में बता रहे हैं, मुझे आरंभिक काल से जैसे ये प्रवृत्ति हुई, मेरा ध्यान ये गया, ये बाबा जी कह रहे हैं, प्रमाणों के आधार पर विश्वास करने के लिए हमारा विचार चला, उस तरफ मेरे विचार, इससे हमारा नेचुरली उत्साह बढ़ा, है ना। और फिर उससे जो परिणाम स्वरूप जो कुछ भी मुझे मिला, उसको मानव के सम्मुख रखने के लिए हम प्रवृत्त हैं। स्वयं स्फूर्त विधि से ये नेचुरली मेरे अंदर ऐसा हो रहा है, बाबा जी कह रहे हैं। तो जैसे 700 करोड़ आदमी के सम्मुख रास्ता बंद हो चुका है, जिस तरह से मानव जाति कंप्लीटली, और हम भी उस मानव जाति में शामिल हैं, जीवन विद्या शिविर से पहले, मध्य दर्शन से पहले हमारी भी एक लाइफ की जर्नी रही, तो उसमें हमें ऐसा काफी बार लगा, मैं तो क्लियरली देख पाता हूँ कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैंने बहुत अच्छे जॉब कर ली, मेरे अच्छे पैकेज थे, उस सब के बावजूद भी कोई ना कोई एक डेड एंड पे पहुंच गया हूं, जहां पहुंचा हूं वहां पर मैं तृप्त नहीं हूं, और तृप्ति कैसे मिलेगी ये पता नहीं है। इसको बाबा जी कह रहे हैं रास्ता बंद हो चुका है। जहां पर हूं वहां तृप्ति है नहीं, जो करने के लिए कहा गया था वो सब कुछ कर चुका हूं, आगे क्या करना है ये पता नहीं, और अतृप्ति के साथ में बना हूं, ये बाबा जी कह रहे हैं। और हम सब भी, मैं भी अपने में देखता हूं तो बड़ा क्लियरली देख पाता हूं कि मेरे साथ भी यही हुआ कि जो करने के लिए कहा गया वो सब किया, किसी अच्छी जगह पे पहुंचे भी, और फिर भी लगा ये कि आगे का रास्ता स्पष्ट नहीं है, रास्ता बंद हो चुका है। बाबा जी कह रहे हैं मेरे साथ भी ऐसा ही रहा होगा, और मैं देख पा रहा हूँ रहा होगा बाबा जी के साथ में, मेरे साथ भी ऐसा ही रहा। इस सब का आप अपने में भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा जी के साथ में क्या हुआ होगा, और अंदाजा अच्छे से तब लगेगा जब आपके अपने साथ क्या हो रहा है, इसको भी हम क्लियरली देख पाए। तो मुझे जितनी बार मैं मध्यस्थ दर्शन का कंटेंट पढ़ता हूँ, बाबा जी को देखता हूँ मतलब उनके वीडियोस देखता हूँ, और ये शिविर वगैरह की आपसे सेशंस करता हूँ, काफी बार ऐसा लगता है कि बाबा जी जिस तरीके से अपनी लाइफ की जर्नी को डिस्क्राइब किए हैं, ऐसा लगता है कि मेरी भी लाइफ की जर्नी वैसी ही है। कितनी खूबसूरती से बाबा जी ने मेरी ही लाइफ की जर्नी को एक्सप्रेस कर दिया, है ना। हम भी इन्हीं डेड एंड्स पे खड़े थे, हम भी इन्हीं बंद रास्तों के आगे आके खड़े थे, अब दरवाजा आगे कैसे रास्ता चलेगा ये पता नहीं है, और फिर बाबा जी ने मेहनत की, बाबा जी ने पाया, वो हमारे साथ में शेयर किया। अब बाबा जी के आशीर्वाद से मानव जाति या मैं तर जाऊंगा ऐसा नहीं है, अब तरने के लिए मेहनत हमें खुद ही करनी है, कंटेंट उपलब्ध है, ये जो है ये जर्नी है। इसको जितना अपने में देख पाते हैं, ऐसा लगता है कि भैया आने वाले बच्चों के साथ भी ऐसा ही होगा। इस कंटेंट को हम परिवार में, चर्चाओं में और शिक्षा में ला पाए तो बेड़ा पार होगा, इससे कम में बेड़ा पार नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है कि आज हमने, कौन सा पेज था ये, पेज नंबर 55 में हाफ पेज तक कर लिया है। अगली बार हम पेज 55 से आगे बढ़ेंगे। अभी हमारे पास में समय है 5-10 मिनट का, जिसको जितनी बात करनी हो मिलजुल कर बातचीत कर सकते हैं। किसी का शेयरिंग हो, कोई प्रश्न हो, बताएं। बहुत बढ़िया भैया, अच्छी चलती है क्लास। ओके, गुड। समझ भी बढ़ती है, और जैसे जैसे हम पठन और सुनना कर रहे हैं, छोटी छोटी बातें हैं, उनसे ही काफी चेंजेस आने लग जाते हैं। मेरा ध्यान जाना लगता है कि हमारे आचरण में क्या क्या नुक्स हैं, अपनी तरफ ध्यान जाता है। बिल्कुल, ये एक्चुअल में ना, ये दीदी आपने जो कहा, देखिए जो साथी नहीं जानते हैं, मतलब उनकी जानकारी के लिए, और हो सकता है दीदी मैं भी गलत हूँ, शालिनी दीदी आप भी ये जीवन विद्या के कंटेंट को कुछ सालों से समझ ही रही है ना, जहां तक मैं कम से कम 4 साल से तो मैं देख रहा हूँ आपको, बाकी उससे पहले कितनी पुरानी आपकी यात्रा है, प्लीज बताएं। पहला परिचय शिविर कितने साल? 2014 में भैया एक ही दिन का शिविर किया था योगेश भैया का नागपुर में। ठीक है, और फिर वो 7 दिन का था, मैं एक ही दिन अटेंड कर पाई। फिर 7 दिन वाला पूरा कब किया?
17 में 7 सोम भैया का बढ़िया, हापुड़ में, तब आपसे भी मुलाकात हुई। ठीक है, बढ़िया। तो देखिए अभी शालिनी दीदी को भी अगर हम देखें तो क्या हुआ, देखिए ये 5-6 साल हो गए। अभी देखिए एक ना बड़ा नेचुरल सा प्रश्न उठ सकता है, शालिनी दीदी आपका नाम लेके सबके साथ में चर्चा कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल भैया, बिल्कुल, नो हम सब प्रॉब्लम। भाई बहन के रूप में हैं। ये ना एकदम। बिल्कुल, देखिए ना कई बारी बड़ी हैरानी होती है, मैं अपने में भी देख पाता हूँ, और जिस तरह से शालिनी दीदी ने जिस भाव से ये बात रखी, और देव भाई भी सामने बैठे हैं, सुनील खेड़वा जी बैठे हैं, अपना डॉक्टर राजेश जी बैठे हैं, रामपाल यादव जी बैठे हैं, ये सब वो साथी हैं जो 4-5 साल पहले, कम से कम हो सकता है 7-8 साल भी हो गए हों, पहला शिविर किया। अभी एक प्रश्न अगर मैं रेज करता हूं और उसी को एड्रेस भी करूंगा, अभी तक जीवन विद्या एक परिचय पढ़ के ही इतना मजा आ रहा है, तो भैया क्या जीवन विद्या एक परिचय तो बिल्कुल एलिमेंट्री किताब थी, हमें आगे भी तो बढ़ना था, तो हमें अभी इसी को समझ रहे हैं क्या? तो कहाँ खड़े हैं, ये जर्नी क्या है, इसको मुझे लगता है कि सबके सामने ना एक शेयरिंग के रूप में रख पाऊं। जैसे ना एक छोटा बच्चा रहता है, तो उसको जब आप नर्सरी केजी और ग्रेड 1-2 में भेजते हैं, तो उसको ना ABCD क ख ग ये सिखाते हैं, और उसको एक कॉपी पेंसिल दे देते हैं कि इस पे अब ABC लिख, और ना 50 बार A लिख, 50 बार B लिख, 50 बार C लिख, फिर अगले दिन बच्चा आता है, फिर कहते हैं आज फिर 50 बार A लिख। तो ये इसके लिए परंपरा में शब्द है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कर करके जो है ना, अभ्यास कर करके ही बच्चा ABC समझता है, अभ्यास कर करके ही बच्चा क ख ग समझता है, और अभ्यास कर करके ही फिर उसको धीरे धीरे न्यूज़पेपर पढ़ना और किताब में पूरी स्टोरीज पढ़ना, और आखिर में कॉलेज तक जाते आते तो बच्चा शेक्सपियर और प्रेमचंद और ये सब कुछ जो है वो पढ़ना शुरू कर देता है। हम सबके साथ में चैतन्य पक्ष में भी यही रहता है, चैतन्य पक्ष का भी बार बार अभ्यास करने की जरूरत है। जो ज्ञान गोचर संसार है ना, ये जो भाव की दुनिया है, जो समझ की दुनिया है, ये इंद्रिय गोचर संसार से अलग चीज है। तो हम सब लोग जो सप्ताह में 1.5 घंटा इस सेशन में बैठते हैं, और आप लोग बाकी कुछ और सेशंस भी ज्वाइन करते होंगे, या अपने आप में कुछ पढ़ते होंगे, अपने में कुछ मनन चिंतन करता चलता होगा, ये सब भी अपने अंदर होने वाला एक अभ्यास है। जितना हम ये अभ्यास ज्यादा करते हैं, उतना जल्दी हम पिकअप करते हैं। क्लास में भी बच्चे के साथ भी यही होता है, बच्चा मैथमेटिक्स का जितना अभ्यास करता है उतना जल्दी समझ में आता है। क्लास में 40 बच्चे बैठते हैं, सबको एक ही स्पीड से मैथमेटिक्स समझ में आ जाता हो, ऐसा नहीं होता ना। जो ज्यादा ध्यान देता है, जो ज्यादा प्रैक्टिस करता है, उसको जल्दी समझ में आता है। तो हम सब का भी जिंदगी में चैतन्य पक्ष की एक इंपॉर्टेंस है। इस तरफ जितना ध्यान जाता है, और जिन जिन चर्चाओं में इस ध्यान ले जाने की बात होती है, वहां पर हम जितना सुनते हैं, जितनी अपनी बात रखते हैं, है ना, ये जितना जो है, ये सब हमारे को उसमें आगे बढ़ने में सहायक रहता है। तो हम आगे भी बढ़ते रहेंगे, बाकी अध्ययन भी करेंगे। बाबा जी ने जो कहा है उसको हम जितनी बार सुनते हैं, अलग अलग लोगों से सुनते हैं, अलग अलग शेयरिंग आती है, उस सब से हमारा इसको समझने में काफी हेल्पफुल रहता है। तो बाबा जी ने एक पूरी पुस्तक लिखी है वाङ्मय में, अभ्यास दर्शन। तो अभ्यास दर्शन को भी देखा जाए तो बाबा जी ने ये अभ्यास की तरफ, तो अभी तक ना हमारा अभ्यास जो है वो जड़ संसार की तरफ है मोस्टली। खाना खाने का अभ्यास, गाड़ी चलाने का अभ्यास, साइकिल चलाने का अभ्यास, स्विमिंग का अभ्यास, डांस का अभ्यास, इंग्लिश बोलने का अभ्यास, अभी तक हमारा जो है वो प्रैक्टिसेस इस तरफ की। अभी ये चैतन्य पक्ष को समझने का अभ्यास, एक ज्ञान गोचर संसार है उसको समझने, जो इंद्रिय गोचर संसार से अलग है, ये ध्यान जाता है। तो ये हमें ना, मैं काफी बार अपने में भी सोच के मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है, और मैं आई स्माइल ऑन माई सेल्फ कि ये इसी किताब को मैं 6 साल पहले भी, 7 साल पहले भी पढ़ता था, और अभी भी इसको पढ़ता हूँ, और अभी भी पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि किसी और चीज की तरफ ध्यान है। ये सब क्या है, ये अभ्यास के बिंदु ही पढ़ते हैं, उस पढ़ने से ही सोच हमारा फिर से विचारों में आता है, यही अभ्यास है। ठीक है, तो ये सब आप अपने आप में भी देख पाए। अब सबको स्वमूल्यांकन क्या करना है, मैं किस स्पीड से ये अभ्यास कर रहा हूँ, किस स्पीड से ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ,
क्या सिर्फ संडे को 1.5 घंटा आकर ही ये प्रैक्टिस होती है या सुबह से शाम होती रहती है? ये आपका इवैल्यूएशन आप खुद ही करेंगे, है ना, इसमें किसी और ने कोई इवैल्यूएशन नहीं करना। तो ये शालिनी दीदी ने जिस भाव से कहा कि ये पढ़ के अच्छा लगता है, मेरा इसी तरफ ध्यान गया, मुझे भी पढ़ के अच्छा लगता है। और फिर मेरे में अपने में प्रश्न आता था, भैया 7 साल से इस किताब को पढ़ रहा हूँ, अभी भी पढ़ के अच्छा लगता है, हाउ टू एक्सप्लेन दिस? तो उस तरफ मैं डाइवर्ट कर गया शालिनी दीदी। थैंक यू भैया, बहुत बढ़िया। विशाल भाई ने हैंड रेज किया था भाई। वो जो लास्ट पैराग्राफ में लाइन थी कि जिसमें 700 करोड़ लोग हैं वो कहीं ना कहीं डेड एंड पे पहुंच गए हैं, तो बहुत रिलेटेबल है। मतलब ऑफ कोर्स खुद को भी देख के हम लोग कंपैरिजन करता रहता है अपने कलीग्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, फिर लगता है अच्छा वो वहां पे एग्जैक्टली। बट कभी जब मिलते हैं तो दिखता है कि वो भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। स्ट्रगल ही कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हाँ राजीव भाई। भैया जैसे अभी बात हुई, तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि अगर हम ये बार बार समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो क्या हम अभी जैसे कि बच्चे को की ABCD सिखाई गई, और अगर हम अब हमें कोई बोले कि ABCD पढ़ो या 1 2 3 पढ़ो, तो हम नहीं पढ़ते। तो अभी हम बेबी क्लास में जीवन विद्या की ये बोला जाएगा इस तरह कुछ? नहीं, हम ABC नहीं पढ़ते हैं का मतलब ये है कि अब हमें ABC आ गई है। अब हम अगर कोई हमें दोबारा बताएगा कि इस तरह पढ़ो, उस तरह पढ़ो, तो कोई चीज समझ में आ गई है, उसका पर्पस क्या है कि अब हम अगली पीढ़ी को भी समझा पाए, है ना। तो मुझे ABC समझ में आ गई है, इसका प्रमाण क्या है? आप अपने बच्चे को ABC पर समझा पाते हो। तो आपको जीवन विद्या एक परिचय समझ में आ गई है, इसका प्रमाण क्या होगा? आप कभी जीवन विद्या एक परिचय का सेशन कंडक्ट करेंगे, कभी जो है ये जीवन विद्या एक परिचय को, जिस भूमिका में मैं बैठा हूं, इस भूमिका में आप भी कभी जब इस जीवन विद्या एक परिचय को 1 साल तक चलाएंगे और पूरा कर पाएंगे, तो तब ये शायद मतलब ऐसा कह सकते हैं कि भाई हाँ बढ़िया हो गया, अब अपने में भी थोड़ा विश्वास भी आ गया, बात को रख भी सकते हैं। तो अभी आया या नहीं आया, ये स्वमूल्यांकन करना पड़ेगा। ABC आ गया, इसका प्रमाण यही रहता है कि अब मैं बच्चे को ABC सिखा पाता। तो मुझे जीवन विद्या या जीवन की क्लैरिटी हो गई, जीवन क्रिया की क्लैरिटी हो गई, है ना, ये अपने में सवाल आ ही सकता है। तो अब उसका एक प्रश्न भी ढूंढना, उसका उत्तर भी ढूंढना पड़ेगा। तो उत्तर यही है कि जब मैं ये वाली बात समझा पाऊंगा, ये इस चीज का प्रमाण होगा कि मुझे समझ में आ गया। भैया जैसे कि आपने कहा ना 7-8 साल से लोग जो कर रहे हैं शिविर, वो भी यहाँ सुन रहे हैं, तो इसका इसलिए सुन रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आया शायद। नहीं भैया, अब देखिए हम भी सुनते ही हैं। देखिए इस शिविर में मैं इन सेशंस में बैठ रहा हूं, तो मैं शायद एक फैसिलिटेटर की भूमिका में बैठा हूं, लेकिन सोम भैया का जब शिविर होता है और मैं वहां पर बैठता हूं, तो मैं वहां पर भी सुनने की भूमिका में ही बैठता हूं। ठीक है, तो किसी स्थिति तक पहुंचा हूं, कुछ समझ में आया है और कुछ समझना शेष भी है। तो जो समझ में आया है उतनी बात कर सकता हूं, और कुछ अभी नहीं समझ में आया है वो समझना शेष है। जैसे मेरे से कोई रिक्वेस्ट करे कि भैया मनोविज्ञान का सेशन कंडक्ट कर दीजिए भैया, तो मैं ना हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगा, क्योंकि मुझे क्लियर है कि भैया अभी मैं मनोविज्ञान का सेशन जो है नहीं कर पाता, क्योंकि वहां पर अभी खुद ही अपने में क्लैरिटी पूरी नहीं बनी है। तो हम धीरे से ये पूरे कंटेंट में, इस सिलेबस में भी देख पाए कि कहाँ जिस तरह से ना हमने एजुकेशन में पूरी जिंदगी को अलग अलग सब्जेक्ट्स में और अलग अलग ग्रेड में डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है, उसी तरह से हम यहाँ पर भी इसको कर पाए, देख पाए। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि भैया कितना समझ में आ गया और कितना शेष। तो सीधी बात भैया कि शेष को समझने के लिए बैठे हैं, अगर जो शेष भी समझ में आया तो शायद हम यहाँ नहीं बैठे होंगे। शायद बिल्कुल है ना। और जो समझ में आ गया है उसको भी एक इवेल्युएट करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते रहे कि भैया आ गया या कहीं किसी भ्रम में तो नहीं हूं कि आ गया, क्योंकि ये भी कभी कभी हो सकता है। सर ये अपने आसपास जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, काफी सारे लोग अपने आप को भ्रमवश समझदार मानकर जी रहे हैं। तो ये भ्रम हम में भी हो सकता है। ये मैं अपने में ये सवाल बार बार रखता हूं कि भैया समझदार हुए या नहीं हुए, ये इसको निर्धारित कैसे किया जाए, ये भी अपने में शोध का मुद्दा है। इसकी तरफ ध्यान बना रहे हम सबका, अपना अधिमूल्यन भी ना हो जाए, ठीक है, और अवमूल्यन भी ना करते, सही मूल्यांकन कर, बस ये बढ़िया। 3 हाथ खड़े हैं, रविंदर जी के, विनोद जी के और राजेश भाई के।
एक राजेश भाई को सुनते हैं। राजेश भाई पहले आप मैं पहले भी 1-2 बार नमस्ते की थी, आप तक पहुंची नहीं थी, तो कुछ कहें भैया प्लीज। नहीं, नमस्ते तो पहुंच गई, लेकिन मुझे लगा कि इन्होंने कहा कि भाई ये लोग क्यों उपस्थित हैं, तो मैंने कहा मैं खुद ही अपनी स्पष्टीकरण दे दूं। ऐसे पूछ लिया था मैंने। नहीं, पता है क्या है कि अपना स्पष्टीकरण भैया ने तो एक संभावना व्यक्त की कि शायद ये इसलिए होंगे। हम आपको शायद अपनी स्थिति स्वयं स्पष्ट कर पाएंगे तो शायद ज्यादा मुझे लगता है बताएं अच्छा रहेगा। बस इसलिए हैंड रेस किया था। बेसिकली देखो, भैया ने बहुत बढ़िया बताया कि मेरे को समझ में आ गया। इसका प्रमाण यह है कि मैं किसी को समझा सकता हूं। तो हम एक तरह से अपने मूल्यांकन के लिए भी यहाँ पर बैठे हैं। एक तो ये बिंदु है, 2-3 बिंदु है, मैं तीनों बिंदु आपके सामने रखता हूँ, शायद आपको मदद मिले। एक तो ये बहुत बड़ा बिंदु है कि भाई हम अपना मूल्यांकन इस दृष्टि से कर पाते हैं, इसलिए चुपचाप बैठे रहते हैं कि भाई सुनते रहते हैं कि क्या स्थिति है। दूसरी बात ये कि भैया जब भी किसी प्रश्न का जवाब देते हैं, संजीव भाई बहुत ही समय से लगे हैं, हमसे बहुत सीनियर हैं, और सीनियर केवल आयु से या लगे रहने से नहीं होता, सीनियर व्यवहार से होता है। तो हम देख पाते हैं कि संजीव भाई का जीवन किस तरह से बढ़ रहा है। वो व्यवहार में, वो समझ में हमसे बहुत आगे हैं। तो इसलिए उनको सुन करके, उनके संपर्क में अधिक से अधिक रह करके हम शायद उस दिशा में आगे बढ़ पाते हैं, अपने आगे बढ़ने की प्रेरणा स्थापित कर पाते हैं। ये दूसरा बिंदु है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए, 2 बातें होती हैं, एक होती है सूचना और एक होता है व्यवहार। तो जब यहाँ पर जो बिंदु आते हैं वो व्यवहारिक पक्ष भी लोगों के सामने आते हैं, और उस व्यवहारिक पक्ष में कोई व्यक्ति किस तरह से जी रहा है और किस तरह से जीना चाहिए, ये स्पष्टीकरण यहाँ पर मिलता है। तो ये जो बिंदु हैं, इन बिंदुओं पर कई बिंदुओं पर हमारा ध्यान भी जाता है कि ठीक है, सूचनाएं तो बहुत बढ़िया हैं, लेकिन व्यवहार पक्ष में कहीं कोई कमी है, क्योंकि वो कितना उतर पाया, अभ्यास में कितनी आई चीजें हैं, वो यहाँ पर आकर के थोड़ा सा स्पष्टीकरण मिलता है। तो चुपचाप बैठे बैठे भी, कहीं आराम से सुनते सुनते भी इतना जबरदस्त मार्गदर्शन होता है, मैं बता नहीं पाता हूँ। सबसे लास्ट पॉइंट भैया ने स्वयं ही स्पष्ट कर दिया, वो निश्चित रूप से है कि जब तक हमें एक तरह से ये एक हमारी लर्निंग भी होती है। जैसे भैया ने कहा ना कि शोम भाई का शिविर भी वो अटेंड करते हैं, तो हमारे लिए ये भी एक ट्रेनिंग है कि अगर बाय द वे कभी हम सेशन कंडक्ट करना चाहें, जीवन विद्या एक परिचय का प्रारंभ तो यहीं से ही होगा, तो हम उस स्थिति को भी देखने की कोशिश करते हैं कि क्या जवाब भैया देते हैं। अगर मैं होता इस स्थिति में तो मैं क्या जवाब देता, मेरा जवाब भैया से मिलता है कि नहीं मिलता है, इस चीज को भी हम जांच कर पाते हैं। तो ये भी एक तरह का अपने मूल्यांकन का एक तरीका है। तो हम अधो मूल्यांकन किए हुए तो नहीं बैठे, कहीं हम ओवर इवेल्युएशन तो नहीं कर लिया है, ये सब यहाँ पर पता चलता है। तो सही मूल्यांकन की स्थिति का पता चल जाता है। मेरे ख्याल से मैं ब्रीफली इतना ही रखूं तो अच्छा है। बढ़िया भैया, बढ़िया। आप सेशंस में आते हैं, हमारा भी बड़ा उत्साहवर्धन होता है राजेश भाई। भैया आपके वजह से ही हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। अगर आप प्रारंभ से हमारे साथ नहीं होते तो आज जिस स्थिति में हम शून्य होते। खैर शून्य तो नहीं कह सकता, अब तो ये भी स्थिति हो गई कि शून्य भी नहीं बोल सकते। शून्य से नीचे ही है, शून्य हो जाएंगे तो बढ़िया नहीं हो जाएगा। शून्य से भैया व्यापक को रिलेट कर रहे हैं, तो बढ़िया। विनोद दीदी शून्य ने की भी, तरफ तो बढ़ रहे हैं। विनोद दीदी ने भी हैंड रेज किया। दीदी बताएं। जी नमस्ते भैया। नमस्ते दीदी। भैया मेरा सवाल ये है कि हमें कैसे पता चले कि हम न्याय संगत, एक शब्द आया था कि जब हम समूह में काम करते हैं तो न्याय संगत तरीके से हम करें, तो मुझे वो न्याय संगत जो है अपने आप को आंकने के बारे में थोड़ा समझ नहीं बनी है, उसके ऊपर मुझे थोड़ा सबसे पहले न्याय की परिभाषा बताएं। मुझे ये लगता है कि जब मुझे ये लगता है कि मैं अपने साथ और किसी के भी साथ विरोधाभास में नहीं होती, तो थोड़ा मैं न्याय संगत सोच पाती हूँ। नहीं, मध्यस्थ दर्शन के रेफरेंस से न्याय की परिभाषा बताएं। मध्यस्थ दर्शन के रेफरेंस से मुझे ये लगता है कि मैं कभी कंट्रोवर्सी में ना रहूं। तो ये नहीं दीदी, ये ना, ये इसी तरफ ध्यान देना है, यही प्रैक्टिस की बात है। जैसे हम बच्चे को पाइथागोरस थ्योरम और ये सब जो है ना, शुरू शुरू में बिल्कुल अच्छे से याद कराते हैं ताकि वो हमेशा के लिए उसके मन में बैठ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी हम इन सेशंस में भी बात करते रहते हैं, शिविर में भी करते हैं। मैं दोबारा से सबके लिए रखता हूँ, हम
न्याय जो है ना, ये जागृति की तरफ पहला कदम है। हमें मध्यस्थ दर्शन में न्याय की जो परिभाषा दी गई है वो हमारे को बिल्कुल इंटरनलाइज हो जाए, याद हो जाए, ये हमारे लिए आवश्यक है, तभी हमारी जो ये मेहनत है ना ये आगे भी बढ़ेगी। तो न्याय को मध्यस्थ दर्शन में 4 पॉइंट्स में रखा गया। मूल्यों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह, परस्पर मूल्यांकन और उभय तृप्ति। ठीक है, ये यहाँ पर हम टिके, मतलब ये है ना, आपने जैसे कुछ दिन पहले बताया था कि ये आपका जो भी आपने पिछले महीने किया 2 महीने पहले, वो तीसरा शिविर था। तो ये करते करते धीरे से ना हमको ये न्याय की परिभाषा अपने में अच्छे से सेट हो जाए। अभी भी न्याय को जनरल सेंस में कहते हैं कि किसी के साथ में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अभी 2 लोग ना, कई बार मैं देखता हूँ कि साथ में बैठ जाते हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं या एक धर्म के होते हैं, और बैठ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को कोसते रहते हैं या दूसरे धर्म को कोसते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं। अब इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्या ये न्यायपूर्वक जी रहे हैं, समझदारी पूर्वक जी रहे हैं? तो एकदम से लगता है कि भैया ये न्याय तो नहीं है। ठीक है, तो न्याय क्या है? मूल्यों की पहचान, ये पहला स्टेप है न्याय का। मूल्यों की तरफ ध्यान गए बिना हम न्यायपूर्वक जी पाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर वो तो इसको बड़ा बड़ा, अभी राजीव भाई एकदम से एक्टिव हो गए हैं, ये इसको बड़ा बड़ा जो है ना सब अपने में याद करके या कागज पर लिख के सामने चिपका दिया जाए। मूल्यों की पहचान, अब मूल्यों की पहचान में क्या है? 30 मूल्य, 30 मूल्यों में से कुछ संबंधों में मूल्य, कुछ जीवन के मूल्य, कुछ वस्तु मूल्य, ऐसे करके हैं। तो वो हर एक मूल्य का कुछ, तो ये मूल्यों की पहचान होती है। फिर मैं अपनी परस्परता में देख पाता हूं कि मैं मूल्यों का निर्वाह कर रहा हूं या नहीं कर रहा। ठीक है, तो है ना, फिर वो मूल्यों का निर्वाह अब सुबह से शाम तक अपनी चर्चाओं को याद किया जाए और ये मूल्यों की टेबल सामने रखी जाए और ये देखा जाए कि आज मैंने कितनी बार सम्मान मूल्य का निर्वाह किया, कितनी बार जो है वो स्नेह मूल्य का निर्वाह किया, कितनी बार विश्वास मूल्य का निर्वाह किया, कितनी बार नहीं कर पाया, है ना, कितनी बार दूसरों ने भी किया या नहीं किया। मैं पीड़ित हुआ, कई बार अपने व्यवहार से पीड़ित होता हूँ, दुखी होता हूँ, कई बार दूसरों के व्यवहार से दुखी होता हूँ। उसमें भी क्लियरली देख पाता हूँ, मेरा जैसे जैसे ध्यान गया। दीदी, मैं अपनी जिंदगी कई उदाहरण दूंगा कि ये मूल्यों का निर्वाह नहीं हो पाता, यही दुख है और काफी बार यही अन्याय के रूप में हम फील भी करते हैं, है ना। तो अब हम न्याय करें, इसके लिए ये मूल्यों की स्पष्टता हम में हो। तो ये 30 मूल्य हैं, ये 30 मूल्य हमको याद रहे, इनकी अलग अलग कैटेगरीज हैं, वो हमको याद रहे। और मेरे रोजमर्रा में ये मैं इसको रिव्यू करते हुए इसी का अभ्यास, यही अब अभ्यास है, मूल्यों का निर्वाह करने का मेरा अभ्यास है, या अभ्यास अभी भी दूसरी चीजों में ही चल रहा है ना। तो मूल्यों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह, मूल्यों फिर परस्पर मूल्यांकन और इवेंचुअली लीडिंग टू उभय तृप्ति, ये न्याय की परिभाषा है ना। तो आपने अच्छे से रेज किया, ये मिलजुल कर ना हम भाई बहनों का यही काम है कि हम शब्द अभी भी देखिए इतने साल हो गए यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी भी परंपरा में ही के शब्दों में ही उलझे हुए। तो अब यहाँ पर उनकी एक परिभाषा है, एक मतलब है, उससे जैसे जैसे एबीसी आएगी हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हम अभी एबीसी अपनी जो है उसको हम परिपक्व करने के दोहराया है। धन्यवाद भैया। बढ़िया बढ़िया। रविंदर भाई, रविंदर भाई ने भी हैंड रेज किया हुआ है, प्लीज। हाँ भैया, मैं कह रहा था समय, मतलब हफ्ते में इसको बढ़ाया नहीं जा सकता क्या? 1 दिन 2 दिन, जैसे अभी 1 दिन चल रहा है। भैया उसमें ना ऐसा है कि काफी सारे साथियों को बाकी दिन जैसे स्कूल वगैरह जाना होता है या काम पे जाना होता है, तो ये सवेरे 8 से 9:30 वाला टाइम जो है, और फिर सबका रूटीन भी बना रहता है। तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि कुछ सत्र लाइव हुआ करेंगे जैसे हम ये करते हैं, और भी जगह पे काफी सेशंस होते हैं और काफी कुछ मटेरियल यूट्यूब पे भी उपलब्ध है भैया। तो जिन साथियों को अपनी स्पीड बढ़ाने की इच्छा है, वो अपनी दिनचर्या के हिसाब से और भी सेशंस हो रहे हैं। तो इस ग्रुप के साथ में ऐसा डिसाइड किया गया कि भैया वो संडे मॉर्निंग वाला टाइम सबको सूट करता है, छुट्टी रहती है, तो इसलिए भैया यहाँ तो ऐसा ही कर रहे हैं।
तो अगर यहाँ पे इसको 2 बार या 3 बार कर देंगे तो जो सिर्फ संडे को ज्वाइन कर सकते हैं उनका बीच में मिस हो जाया करेगा। ठीक है भैया, शनिवार की शाम को भी अगर हो जाए तो वो, बाकी सभी प्रस्ताव है अगर सभी सहमत हो तो। चलिए धीरे धीरे करके देखेंगे, अभी जैसा चल रहा है इसको ऐसे चलने देते हैं भैया। ठीक है बढ़िया, थैंक यू। मंजीत भाई ने भी बीच में हैंड रेज किया था। मंजीत राणा भाई कुछ कहना चाहते थे आप? नमस्ते सभी को। नमस्ते। नहीं भैया, जो राजू भैया ने बात रखी थी ना, बस उसी को मन में आया था, थोड़ा सा टच कर ही दिया। हालांकि आप लोगों ने, हम भी सीख ही रहे हैं। ठीक है। वो यही था ना कि सीखना सिखाना करना अलग बात है ना, समझना जीना समझाना दूसरी बात है। तो जब हम देखते हैं ना कि स्किल वाला पार्ट है, वो करत करत अभ्यास के, हमने बीएड में भी है ना कभी थॉर्नडाइक, स्किनर, पेवलोव पढ़ा। जिंदगी में अपने बच्चे को कभी पिंजरे में बंद करके खाना थोड़ी खिलाया। तो वो स्किल वाले पार्ट से कई बार हम जीने वाले पार्ट वाले एग्जाम्पल को कोरिलेट करते हैं ना, वो कई बार फिट नहीं बैठता है। जैसे ABCD वाले को जीने वाले पार्ट पे फिक्स करना, वो थोड़ा सा हल्के में एक हिंट रूप में आ जाता है, मेरे को ऐसा लगता है, मैं फील जो कर पाता हूँ। लेकिन जीने वाला पार्ट वो समझने जीने को टच करेगा, वो करने सिखाने को टच करेगा। बस इतना ही ध्यान आकर चलता भैया। बिल्कुल ठीक, बढ़िया। हाँ जी राजीव भाई। भैया परस्पर मूल्यांकन मीन्स अपना मूल्यांकन या दोनों का क्या है ये? परस्पर म्यूचुअल रूप में? हाँ बिल्कुल। देखो भैया, देखो जैसे मैं हमारे घर में हमारा बच्चा है, बच्चा बड़ा हो रहा है, हम सबके घर में बच्चे हैं ही, है ना, क्लासरूम में भी बच्चे हैं। तो अब अपने उम्र के लोगों के साथ में या अपने बड़ों के साथ में कई बार कुछ हमारी ऐसी अवधारणाएं हैं कि भैया कैसे करें या ना करें, लेकिन बच्चे के साथ में काफी बार इतना तो होता है कि बच्चा हमको किसी हद तक श्रेष्ठ माने रहता है और हम भी अपने आप को बच्चे से श्रेष्ठ माने रहते हैं। तो बच्चे को कुछ समझाना है तो मूल्यांकन हम भी बच्चे का करेंगे ही, है ना। और अपना मूल्यांकन, अपनी स्थिति का मूल्यांकन तो करना हमारी आवश्यकता है ही, है ना। तो स्व मूल्यांकन होता रहे अपने व्यवहार से। और जब परस्परता में जीते हैं तो जो है, जो हमसे अभी समझ में कम है उसका हम मूल्यांकन कर पाते हैं अगर हमारी समझने की तरफ ध्यान हो। और फिर उसको, जैसे हम बच्चे का नॉर्मल सब्जेक्ट्स में भी देखो भैया, आप स्कूल जाता है बच्चा, आपका बच्चा भी जाता होगा, तो सारे सब्जेक्ट सपोज करो उसके ठीक है, मैथमेटिक्स कमजोर है, तो फिर आप सोचते हो कि भैया इसको मैथमेटिक्स की ट्यूशन करवा देंगे, है ना। तो मूल्यांकन करके ही पता चलता है कि किस जगह के ऊपर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो इसी तरह से बच्चों से भी जब का मूल्यांकन करते हैं तो फिर किन चर्चाओं को लाने की जरूरत है, किस तरफ ध्यान आकर्षण करने की जरूरत है, ये जो ज्यादा समझा हुआ है वही कर सकता है। परस्पर मूल्यांकन मीन्स दूसरों का मूल्यांकन करके वैसे डील करना। तो परस्पर मूल्यांकन मतलब दोनों पार्टीज, तो हम बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं और बच्चा हमारी श्रेष्ठता को पहचान, बच्चे ने भी इतना मूल्यांकन तो कर ही लिया कि पापा जो है वो मेरे से ज्यादा समझे हुए हैं। जहां पर बच्चे ने ऐसा मूल्यांकन कर लिया कि पापा को कुछ नहीं आता, भैया आप नहीं समझा सकते। सही बात, ये बस सही। ठीक है, तो ये समझने समझाने का काम जो है ना, ये तभी होता है कि समझने वाला भी एक मूल्यांकन करता है अपने टीचर का या अपने को श्रेष्ठता के भाव के साथ में रहता है, तो समझने के लिए स्वीकृति होती है ना। अगर उसकी श्रेष्ठता को ही नहीं स्वीकारता तो फिर आपकी बात को भी नहीं स्वीकारेगा। तो वो भी मूल्यांकन करके ही समझने की स्थिति में बैठा है और हम भी मूल्यांकन करके ही समझाने की स्थिति। बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया भाई। पूनम दीदी ने भी हैंड रेज किया था। जी सर, मैंने क्वेश्चन भी टाइप किया था, वो नेट प्रॉब्लम की वजह से शायद गायब हो गया उसमें। एक तो सर मैंने पूछा था कि जो स्व मूल्यांकन की जो आप बता रहे हैं कि स्व मूल्यांकन में मैं खुद को सही पाती हूँ अगर, और आपने जो हमने सीखा था कि समाधान ही सुख है और स्वीकृति का भाव ही सुख होता है, वो दोनों स्थितियों में मुझे लग रहा है कि मैं सही चल रही हूँ। पर मेरे कारण कोई दूसरा व्यक्ति दुखी हो रहा है, मतलब मैंने अपनी समस्या का समाधान ले लिया और मुझे स्वीकृति है उस समाधान से, मैं सुखी हो गई। और मूल्यांकन मैंने कहा कि मैंने ऐसा कार्य किया है, दूसरे का अंत नहीं हुआ है, पर मुझे
अच्छा लग रहा है, परंतु दूसरा दुखी है, तो क्या ये न्याय संगत है या स्वमूल्यांकन में कैसे करूँ? अभी दीदी ये अब ना हम व्यवहारिक मुद्दों में चलेंगे। ये लास्ट प्रश्न है, ये लेते हैं, फिर हम सेशन को क्लोज कर देंगे। कि अभी ना हम लोग काफी बार ना हमने शब्द यूज किए संवेदनशीलता और संज्ञानशीलता जी। तो एक्चुअल में सुख या दुख ना ये संज्ञानशीलता वाले कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, एक तो इस संदर्भ में कह रहे हैं, इस तरफ हमारा ध्यान बना रहे। ओके सर। अभी हम लोग ना संवेदनशीलता के दायरे में भी सुख या दुख को प्लेस कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारी की ना पूरी स्पष्टता बनी नहीं है। इसको फिर से एक स्थूल एग्जांपल लेके चलते हैं कि सपोज कीजिए जैसे कि आप टीचर हैं और आप बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं, उसका आपने हिंदी का एग्जाम लिया और किसी की परफॉर्मेंस बहुत खराब है और आपने बच्चे को फेल कर दिया। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? जी जरूर होता है। अब बच्चा दुखी होगा कि सुखी होगा? दुखी होगा बच्चा। लेकिन आपको वो दुखी ना हो इसके लिए बच्चे को पास कर देना ठीक होगा या गलत होगा? नहीं, गलत होगा सर। ठीक है, तो जब तक हमारी स्पष्टताएं नहीं बनती तब तक हम कंफ्यूज्ड रहते हैं। अब ये जो स्थिति बन गई, अब आपने मूल्यांकन किया, अब मूल्यांकन करने के बाद में ये पता चला कि बच्चा पास होने लायक नहीं है ना? तो पर वहां तो ये समस्या होती है कि जो हमने परीक्षा प्रश्न पत्र बनाया है वो अपने अनुसार बना दिया, बच्चे के अनुसार बनाया ही नहीं, तो जरूरी थोड़ी ना बच्चा पास हो। अब दीदी उदाहरण की भी एक सीमा रहती है, लेकिन मतलब वो बच्चे को कुछ नहीं आता, ऐसा तो हम कभी कभी देख ही पाते हैं ना कि भाई मतलब पूरी कोशिश की थी, उसको जो कुछ भी है, मैथमेटिक्स की क्लास हो, हिंदी की क्लास हो, इंग्लिश की क्लास हो, कुछ नहीं। अभी जिसको नहीं आता उसको जब हम ये बताते हैं कि तुम समझे नहीं हो, तुम्हें नहीं आता, वो दुखी होता है। ये सिर्फ बात कह रहा हूं, ये घरों में भी होता है। ये चीज घरों में भी यही होती है कि जिसको कुछ नहीं समझ में आया, आप जब बोलते हो कि तुम्हें नहीं समझ में आया तो वो दुखी होता है। लेकिन अब ये बोला जाए कि नहीं तुम्हें तो बहुत आता है ना, तो एक बच्चा सब्जेक्ट में तो फेल होना था, आप उसको बोल दो रे तू तो बड़ा अच्छा जानता है, तो भी वो इंप्रूव नहीं होगा। तो ये डेड एंड आ गया, जो बाबा जी ने कहा ना कि आगे का रास्ता हमारा बंद हो जाता है जब तक हमने मध्यस्थ दर्शन का कंटेंट नहीं समझा, दीदी ध्यान नहीं गया। इन सिंपल से क्वेश्चंस का भी हमारे पास में आंसर नहीं है। यहीं पे रोज हम परिवारों में भी फेल हो रहे हैं, लोग साथ वाले गलतियां कर रहे हैं, मैं बोलता हूं कि तुम गलती कर रहे हो तो वो बुरा मान जाते हैं, और मैं बोलता नहीं हूं तो उसको पता ही नहीं चलता कि वो गलती कर रहा है। तो ऐसी हो जाती है। ऐसी ही हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो यही समझने के मुद्दे हैं। तो करना क्या है, तो सबसे पहले तो हम सिचुएशन को भी अच्छे से समझ पाए। तो आपका प्रश्न ये है कि मैं सही बताती हूँ तो वो दुखी हो जाते हैं, तो ये बात भी ठीक है कि भाई सामने वाला गलती कर रहा है, जब हम बोलते हैं कि तुम गलत कर रहे हो तो वो दुखी हो जाते हैं। हम सब रोज जो है इन सिचुएशन से जूझते ही हैं, और जितनी स्माइल्स दिख मूल्यांकन हम नहीं कर पाते ना। आपने बोला था कि यदि आप समाज को सुधारने जा रहे हैं पर परिवार में ही आपसे दुखी हैं लोग, तो आप उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे? हाँ, तो ये समझने समझाने का काम होता कैसे है, पहले इसको अच्छे से समझना है। ओके सर, है ना, इसको अच्छे से समझना है। अभी हम समझाना चाहते हैं, वो सामने वाला भी हमको कुछ समझाना चाहता है, हम उससे नहीं समझना चाहते, वो हमसे नहीं समझना चाहता। वो कहता है मेरी मान लो, मैं भी तुमसे ज्यादा समझदार हूं, नहीं होना चाहता, है ना? तो ये होता कैसे है? हाँ जी सर। ये जब तक हमारा चैतन्य पक्ष की तरफ ध्यान नहीं जाता, इसी को चेतना विकास मूल्य शिक्षा जो है वो कह रहे हैं, है ना? यही करना है हमको, यही करने वाला काम है। तो मैं बार बार आपसे कहा था शिविर में भी, और बार बार सबसे कहता हूं, एक तो जो हमारे से बड़े हैं या हमारे हम उम्र है ना, मैं उनको समझाना शुरू कर दूं, इस प्रवृत्ति को थोड़ा सा नियंत्रण में रखें हम सब। जैसे चल रहा है अभी वैसे ही चला जाए, ये समझा जाए यहाँ पर उससे कुछ अलग बात कर रहे हैं, हमारा कुछ रोल है, वो रोल क्या है ये हम क्लियरली समझ पाए तो फिर अपनी जिम्मेदारी निभा पाते हैं। नहीं तो मैं कुछ करना चाहता हूँ, वो मैं जैसे छोटा बच्चा है ना, वो छोटे बच्चे का भी कुकिंग करने का मन करता है, उसका भी साइकिल चलाने का मन करता है, उससे होता नहीं है वो, लेकिन वो करने चलता है तो कुछ गलत ही करता है, उठक पटक ही हो जाती है, गंद फैलाता है।
तो हमें भी समझाने का मन करता है, समझाने का प्रोसेस क्या है हमारी स्पष्टता नहीं है, तो हम भी पहले से ही उलझी हुई सिचुएशन को और ज्यादा उलझा देते हैं। ये हमारे साथ में हो रहा है। ठीक है, तो अभी जो नहीं आता उसको थोड़ा सा स्थगित कर दें, पहले अपने समझने पे ध्यान दें, कुछ समय लगाया जाए। पूनम दीदी, ये जो है मैं बार बार कहूंगा, ये इतना भी आसान नहीं है कि मतलब एक शिविर किया या ना कुछ सेशंस अटेंड किए और हम एक्सपर्ट हो गए। इसको भी एक लंबा समय लगता है, कुछ साल लगता है। इसीलिए हमने अभी देखा भी कि कुछ साथी हमारे जो है, हम सब लगे ही हुए हैं, हम सबको 7-8 साल या 4-5 साल हो गए, अभी भी लगता है कि अभी तो मतलब थोड़ा सा ही समझे हैं, काफी कुछ समझना शेष है। तो मतलब ये जल्दी वाला काम नहीं है, ये ध्यान में रहे। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, बढ़िया हो गया। आज तो 10 बज के बात करते करते, तो सबके घर के भी बाकी कार्यक्रम भी आपकी इंतजार कर रहे होंगे। मेरा भी नाश्ता आ गया है, तो अपना अभी आज का रैप अप करते हैं सेशन। अगले संडे को फिर से मिलेंगे पेज 55 के बॉटम से। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू भैया जी। थैंक यू, नमस्कार।